तो फॉर्मली सबको गुड इवनिंग। आज का जो पहला सेशन है उसका नाम है खेल खेल में। एक्चुअली ये सेशन तो यूँ हो रहा है, यूपीपीसीएस इंटरव्यू दे रहे या इवन यूपीएससी का भी जो इंटरव्यू देंगे, सवाल की प्रकृति मोर और लेस सेम ही रहती है। यूपीएससी क्या, शादी विवाह में भी अगर आप इंटरव्यू इस पर बन गया तो ठीक है ना, इस आधार पर अगर आपका होगा तो वो सारे सवाल कवर हो जाएंगे। लेकिन इस चर्चा से आपके मेंस में रिलेटेड टॉपिक्स में, सिलेबस में जो कुछ भी होगा वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएगा। और मैंने आपसे कहा था कि इंटरव्यू में जो प्रिपरेशन है वो मल्टीफेसेटेड है। उसमें बोर्ड के बारे में अवेयरनेस से लेकर के आपका व्यक्तित्व, आपके इन्फॉर्मेशन, उस समय के करंट और कंटेम्प्रेरी इशूज, ये सब कुछ पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए यूपीपीसीएस में समय नहीं मिलता है। रिजल्ट के, मेंस के रिजल्ट के 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं। तो तैयारी अभी से करनी होगी। और पहली थीम हमने कहा था कि थीमेटिक या थीम वाइज इंटरव्यू प्रिपरेशन होगी। और उसी थीम वाइज इंटरव्यू प्रिपरेशन में आज जो पहली थीम है वह है स्पोर्ट्स, यानी खेल। इसीलिए नाम रखा है खेल खेल में। ये लग्जरी मैं लेना चाहता हूँ कि इसके बारे में मैं आपको 2 मिनट का ओपनिंग रिमार्क्स प्रस्तुत करूँ। उसके बाद में हमने क्वेश्चनेयर्स बना के रखे हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ मैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे यानी मैक्रो लेवल पे, और एक इंडिविजुअल लेवल पे यानी आपका जो व्यक्तिगत रुचि है या आपके बारे में जो जानना चाहते हैं, आपके ओपिनियन जानना चाहते हैं, उस लेवल पे। तो ये क्वेश्चनेयर है, जैसे कि स्पोर्ट का बजट इतना ज़्यादा, इससे राष्ट्र और समाज को क्या फ़ायदा है, इस तरीके के सवाल। भाई मेडल क्यों नहीं आ रहा है, इंडिया में इतना सब कुछ हो रहा है। तो हालिया प्रयास, अभी स्पोर्ट गवर्नेंस बिल चूंकि 2025 पास हो गया राज्यसभा और लोकसभा से, 16 तारीख को राज्यसभा से, 11 तारीख को लोकसभा से, प्रेसिडेंट का एसेंट मिलते ही एक्ट बन जाएगा। और इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है चर्चा में। भारत में स्पोर्ट गवर्नेंस से ढेर सारे सवाल, ओलंपिक 2036 में कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या चुनौतियां हैं, सब कुछ हम कवर करेंगे। लेकिन उसके पहले 2 मिनट स्पोर्ट्स के बारे में। इंडिया का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है, बहुत प्राचीनतम है, सभ्यता जितना ही। चेस, दूत क्रीड़ा, ढेर सारे खेल भारत में प्राचीन काल से ही होते रहे थे। मलखंभ, जिसके बारे में आजकल हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। तो भारत में न सिर्फ बौद्धिक इतिहास ही रहा है, साहित्यिक इतिहास रहा है, बल्कि खेलों का जो इतिहास है वो उतना ही ज़्यादा समृद्ध और उतना ही ज़्यादा प्रासंगिक है। लेकिन दुर्भाग्य से भारत गुलामी में और कॉलोनियल एरा में फंस गया। उसके पहले भी मध्यकाल में कहीं ना कहीं जो राजा थे उनका पैट्रोनेज मिलता था खेलों को, इसलिए जो पारंपरिक खेल थे उनको प्रोत्साहन मिलता रहता था। तीरंदाजी जैसे खेल विकसित होते रहे तमाम चुनौतियों के बावजूद भी। लेकिन 1951 में जब भारत ने पहला एशियन गेम आयोजित किया, भारत में, स्वतंत्र भारत में, उस समय एक उम्मीद की किरण थी और एक मौका भी था कि जब भारत को एक स्पोर्ट्स हब बनाया जा सके। अनफॉर्चुनेटली वो हम कर नहीं सके संसाधनों के अभाव में। हॉकी को छोड़ करके कुछ दशक तक हॉकी ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बाकी जो सारे खेल थे उन्होंने दम तोड़ दिया। और उसके बाद में कुछ संस्थागत प्रयास होते रहे, जैसे कि साई की स्थापना 80 के डिकेड में। उसके बाद में 2007, 10, 11, 13 ऐसे सालों में स्पोर्ट गवर्नेंस बिल को लेकर के काफ़ी बहस होती रही। अनफॉर्चुनेटली कुछ भी पास नहीं हो सका, कुछ भी मुकम्मल नहीं हो सका। उसके पीछे कई कारण थे, संस्थागत कारणों से लेकर के खेल का राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने तक। लेकिन अभी हाल में 2025 में स्पोर्ट गवर्नेंस बिल, स्पोर्ट गवर्नेंस पॉलिसी एक उम्मीद की राह दिखाती है। इसमें जो इसके मुख्य प्रावधान हैं उनको हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसको अगर मैं समराइज करूं तो ये एथलीट सेंट्रिक, यानी एथलीट का किस तरीके से भला हो सकता है से लेकर के कॉमर्शियल इंटरेस्ट किस तरीके से फुलफिल होगा, नेशनल प्राइड कैसे ऊपर जाएगा, और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस किस तरीके से क्रिएट किया जा सकेगा, इन तीनों बातों का ख्याल रखा गया है। इसमें मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, दिव्यांग्स और जो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं, जहाँ पे विकास नहीं पहुँचा है, वहाँ तक भी खेलों को कैसे पहुँचाया जाए, स्पोर्ट का इकोसिस्टम कैसे बेहतर किया जाए। जो खेल पारंपरिक हैं, बहुत उपयोगितावादी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कॉमर्शियल इंटरेस्ट के दृष्टिकोण से उतने ज़्यादा सफल नहीं हैं, उनको किस तरीके से प्रमोट किया जाए। क्रिकेट की चकाचौंध में बाकी सारे खेल और राष्ट्रीय अस्मिता कहीं पीछे न छूट जाए, इसके लिए भी प्रयास किया गया है। डिस्प्यूट सेटलमेंट ठीक से नहीं हो पाते थे, पॉलिटिशियंस का फेडरेशंस पर कब्जा था, उम्र की कोई सीमा नहीं थी। जो नाडा है डोपिंग के लिए बहुत ज़्यादा रोक नहीं कर पा रहा था, और अंतर्राष्ट्रीय जो स्टैंडर्ड है उनको मैच नहीं कर पा रहा था। इन सभी बातों को भी ध्यान में रखा गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक 2036 में भारत बिडिंग करेगा।
और भारत आयोजन इसका करवा पाया अहमदाबाद में, इसके लिए ज़रूरी था कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, उसके रूल्स, ओलंपिक जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके जो चार्टर हैं उसके साथ पूरी तरीके से मैच हो सके। इसलिए भारत ने क्रमबद्ध तरीके से जो सुधारों की श्रृंखला चली आ रही थी, जो उसमें खेलो इंडिया, फिट इंडिया, साई, टॉप्स जैसे स्कीम थे, स्पोर्ट गवर्नेंस बिल कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन साबित होगा। शुभम जी आज हमारे साथ में हैं। ये न सिर्फ अच्छा खेलते हैं और बहुत कुछ खेलते हैं, चेस के बारे में इनकी जो रुचि है वो मुझे एक छोटी सी बात जाननी है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। आपने यूपीएससी इंटरव्यू में चेस डाला था कि आप चेस खेलते हैं? हाँ जी डाला था। और इस पर सवाल बना था? तो इस बाद में पूछेंगे, बट खाली मुझे ध्यान रहे, सवाल बना था? सवाल बना था इस पे, और ठीक ठाक सवाल बने थे, 3-4 क्वेश्चंस बने थे, और इवन क्लोजिंग रिमार्क्स भी शीलवर्धन सर का उसी से रिलेटेड था। तो इंटरव्यू में आपको आपका पैनल कौन सा था इस बार के इंटरव्यू में? 24 वाले शीलवर्धन सर। और कितने मार्क्स दिए उन्होंने? 184 दिए थे। हाँ, तो 184 मार्क्स है, जो काफ़ी अच्छा मार्क्स है। और अनफॉर्चुनेटली यूआर कैटेगरी में इनको 12 मार्क्स कम मिले, अदरवाइज सिलेक्शन हो जाता। ऑलरेडी ये असिस्टेंट कमांडेंट हैं, तो और देश सेवा तो कर ही रहे हैं। तो शुरुआत करने के पहले भले हम फॉर्मल क्वेश्चन आंसर से शुरुआत करें, पहला जो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आग्रह है, इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, इस पर अगर आप थोड़ा प्रकाश डालें, फिर हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज मुझे जो लगता है वो है खुद के बारे में जानना, कि हम खुद को कितना जानते हैं, खुद के बारे में कितना अवेयर हैं, और जब हम खुद के बारे में अवेयर रहेंगे तभी हम उस अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे। अब आज चुकी जो थीम है वो है स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उनको मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। एक तो इंडिविजुअल लेवल पे जो सवाल बनेंगे, और दूसरा इन जनरल क्वेश्चन जो बनेंगे इंस्टीट्यूशनल, ऑर्गेनाइजेशनल, नेशनल गवर्नेंस के लेवल पे जो सवाल है। तो एक एक करके मैं सवाल की लिस्ट सबके पास में ऑलरेडी बुकलेट शेयर कर दिया है, मैं पूछता हूँ, हम उस पर बातचीत करेंगे और फिर बाद में जो स्टूडेंट हैं उनके साथ चर्चा करेंगे। तो जो पहला सवाल है मित्रों वो है, भारत में स्पोर्ट इकोसिस्टम, इसका इतिहास, कमियां और सुधारों के लिए प्रयास। इस पे तो बेसिकली हमने 2 मिनट में ओपनिंग रिमार्क्स में बात कर ली, लेकिन जो संभावित सवाल है गवर्नेंस के लेवल पे, सॉरी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, वो सवाल ऐसे हैं। स्पोर्ट का बजट लगभग 4000 करोड़ है। 2025 का जो बजट है 3800 करोड़ रुपए स्पोर्ट मिनिस्ट्री को दिया गया। भाई इतना हम $500 बिलियन खर्च कर रहे हैं, इससे राष्ट्र और समाज को क्या फ़ायदा है? तो मेरा जो पहला सवाल है वही है कि हम 4000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं स्पोर्ट पे, क्या फ़ायदा है इससे इकोनॉमी को, नेशन को? फंडिंग जो है वो सब बहुत क्रिटिकल होती है किसी भी चीज में, किसी भी चीज में। मतलब अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ऐसा है कि वो किसी भी काम के लिए होता है। तो अगर स्पोर्ट्स में बजट बढ़ाया जा रहा है तो हमें ये देखना होगा कि स्पोर्ट्स का क्या सिग्निफिकेंस है, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि स्पोर्ट्स के बजट को बढ़ाने का क्या उद्देश्य है। तो सीधी सी बात है, अगर हम स्पोर्ट्स में फंडिंग बढ़ा रहे हैं तो उससे ये होगा कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होंगे, वो हर लेवल पर, विलेज लेवल से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के स्टेट लेवल और फिर नेशनल लेवल पर, ताकि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन को बिल्ड कर सकें। फिर इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें हमें अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे कॉम्पीट करना है तो जितना बाकी की कंट्रीज खर्च कर रही हैं एटलीस्ट उस लेवल पर तो हमें लाना पड़ेगा। और जब हम कंपेयर करते हैं बाकी कंट्रीज से, जो डेवलपिंग कंट्रीज ही है, मान लीजिए चाइना से हम कॉम्पीट करने की कोशिश करते हैं, हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि चाइना क्या कर रहा है, तो चाइना स्पोर्ट्स में बहुत पैसे खर्च करता है, उसके आगे 4000 करोड़ कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी चीज ये है कि स्पोर्ट्स में जैसे ही फंडिंग बढ़ेगी तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से लोग कुछ ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, वो एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट करेगा। जब ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो लोग उससे मोटिवेट होकर के स्पोर्ट्स में और उनकी रुचि बढ़ेगी, स्पोर्ट्स और ज्यादा वो डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इंटरव्यूअर की तरह अगर आपको क्रॉस क्वेश्चन करूं कि जस्ट समराइज द बेनिफिट, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द नेशन इन 3 points, व्हाट वुड यू मेंशन? अच्छा, तो सबसे पहला तो जो होगा वो इकोनॉमिक और
फॉर द नेशन की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, क्योंकि स्पोर्ट्स इकोनॉमी जो है वो अपने आप में एक बड़ा एस्पेक्ट है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, स्पोर्ट्स रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, जो भी स्पोर्ट्स इवेंट्स कंडक्ट कराए जाएंगे वहां पर मीडिया के थ्रू इकोनॉमी का जनरेशन होगा, मर्चेंडाइज ज्यादा सेल होंगी, टूरिज्म प्रमोट होगा, इंट्रा कंट्री टूरिज्म भी होगा और इंटरनेशनल टूरिज्म भी प्रमोट होगा उससे। फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड इंडस्ट्रीज, जो स्पोर्ट्स रिलेटेड इक्विपमेंट्स, अपैरल और न्यूट्रिशन रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है उसमें बूस्ट आएगा। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशन इस तरीके से होंगी। दूसरा जो है गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर स्ट्रेंथनिंग होगी। अगर हम स्पोर्ट्स में बजट बढ़ा रहे हैं तो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन बनेंगे, जैसे कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसमें ज्यादा अच्छे प्रोफेशनल्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स ज्यादा अच्छे होंगे और कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू बेटर कोचेस लेकर आ पाएंगे, रेफरीज होंगे। जो एथिकल एस्पेक्ट्स है स्पोर्ट्स का, वो बेटर स्टैंडर्ड्स उसका क्रिएट हो पाएगा, जिससे कि स्पोर्ट्स में फेयरनेस आएगी, ज्यादा लोग स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है। फिर इंटरनेशनल सॉफ्ट पावर जो है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वैलिड पॉइंट। एक्चुअली बहुत सारे सवाल हैं तो बहुत उसको हम एलिब्रेट नहीं करेंगे। बस एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ फॉर स्टूडेंट्स अवेयरनेस। इंडिया जो 4,000 करोड़ खर्च कर रहा है, एक्चुअली पार्लियामेंट का डिस्कशन में देख रहा था तो माननीय मंत्री जी ने, मनसुख मांडविया जी ने कहा कि इंडिया इज स्पेंडिंग 4,000 करोड़ रुपीज, अराउंड 4,000 करोड़ रुपीज, जो कंट्री टू अराउंड ओनली 1,100 रुपीज आई थिंक 7-8 ईयर्स बैक जो इंडिया कर रहा था। फिर मैंने देखा, पता चला कि भाई 0.1% खाली जीडीपी का है इंडिया के, एंड दैट इज वेल बिलो टू कंपीटिंग नेशंस, है ना, दैट आर परफॉर्मिंग, दोज आर परफॉर्मिंग वेल इन ओलंपिक्स एंड अदर इंटरनेशनल गेम्स। तो पहली चीज तो ये उठ के मुंह में जी रहा है। दूसरा, ऑफ कोर्स जब आप राष्ट्र शक्ति, विश्व शक्ति की बात कर रहे हैं तब आपको सिर्फ इकोनॉमिक लेवल पे नहीं देखा जाता है। दुनिया में जो भी महाशक्ति है उसके जो पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स सिर्फ एक्सपोर्ट या इकोनॉमी तक नहीं है, वो पैरामीटर्स स्पोर्ट भी है, वो पैरामीटर सॉफ्ट पावर भी है, वो पैरामीटर आपके जो वाइब्रेंट कम्युनिटी है, डिप्लोमेसी है, डेमोक्रेसी है, सोसाइटी है, कल्चरल जो आपका कैपिटल है, वो सब भी चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक स्पोर्ट्स इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं आगे। फिर मेडल क्यों नहीं आ रहे हैं इंडिया में? ये दूसरा सवाल है। इंडिया इतना कोशिश कर रहा है, मेडल क्यों नहीं आ रहे? अभी रिसेंट टाइम्स में इंडिया ने काफी ज्यादा फोकस करना शुरू किया है। डिफरेंट स्कीम्स लेके आई है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया। फिर टॉप्स स्कीम है, खेलो इंडिया स्कीम है। ये अभी रिसेंटली पिछले कुछ 5-10 सालों में ये स्कीम्स लाई गई हैं। उसके पहले स्पोर्ट्स को फोकस करते हुए कोई स्पेशल स्कीम्स नहीं हुआ करती थी। तो जो गवर्नमेंट का फंडिंग और गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा है स्पोर्ट्स में, वो बहुत मिनिमलिस्टिक रहा है, बहुत सिंबॉलिक रहा है। उसके पहले हॉकी में काफी सारे मेडल्स आया करते थे, लेकिन हॉकी में मेडल्स आना बंद हो गए जब कुछ उसकी जो टेक्निकलिटीज थी वो चेंज हुई 1980s में। वो ग्रास के कोर्ट पे पहले खेला करते थे, बाद में आर्टिफिशियल वो टर्फ पे खेलना शुरू किया। तो फिर इंडिया की जो स्पेशलिटी थी वो खत्म हो गई और हॉकी में भी मेडल्स आना बंद हो गए। एथलीट्स को उस लेवल पर ट्रेनिंग नहीं मिला करती थी, उनके कोचेस जो थे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के नहीं हुआ करते थे। अभी रिसेंट टाइम्स में चीजें चेंज हुई हैं और सर्टेनली मेडल आना, डिफरेंट स्पोर्ट्स में मेडल आना शुरू हुए हैं। एथलीट्स में आप देखेंगे कि जेवलिन थ्रो में आया हुआ है मेडल, फिर बैडमिंटन में मेडल्स आना शुरू हुए हैं। पीवी संधू, साइना नेहवाल, इन सब लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो अभी राइज होना शुरू हुआ है और सर्टेनली ये आगे ही जाएगा ग्राफ। इसमें मैं और ऐड करूं कि जिस तरीके से आप एग्जाम देते हैं 2 साल 3 साल 4 साल हो जाते हैं, फिर आप इंटरव्यू देते हैं, कई बार उससे बाहर होते हैं, फिर अगली बार तो जो रिजल्ट होता है वो कुमुलेटिव और सालों का परिणाम होता है। भारत के जो पारंपरिक खेल थे उनको एक तो कई सारे इंटरनेशनल गेम से बाहर किया गया। दूसरा, जो हमने प्रयास किया है पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में, शायद उसका रिजल्ट अब देखने को मिला, जो मिल भी रहा है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। चूंकि ये प्रश्न जो है कि हालिया क्या प्रयास हैं, स्पोर्ट गवर्नेंस बिल क्या है और इससे क्या बदलाव संभावित है, इसको हम जोड़ लेते हैं, इस क्वेश्चन के साथ क्लब कर लेते हैं, क्योंकि ओपनिंग रिमार्क्स में इसको शामिल किया था। भारत में स्पोर्ट गवर्नेंस में कौन सी ऐसी समस्या है जिससे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ टकराव में देखा जाता है, राजनीतिक दखल तथा फेडरेशन में टसल भी दिखाई पड़ते हैं। स्पोर्ट गवर्नेंस बिल इन्हें किस तरीके से दूर कर सकेगा? तो आई थिंक ये क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहा है।
अगर मैं इस पर आपसे जानना चाहूँ कि भारत में जो स्पोर्ट गवर्नेंस है उसकी मेजर, अभी हम थोड़ा पॉइंट वाइज सिनेरियो में बात करेंगे सो दैट स्टूडेंट कैन प्रिपेयर देमसेल्फ बेटर कि वो कैसे वहाँ पे आंसर करेंगे। जो एक बुरी चीज़ नहीं कहेंगे कि उनके पास समय की लिमिटेशन होती है, लेकिन इंटरव्यूअर सुनने के मूड में होता नहीं है। वो आप कुछ भी बोलो काट दे, मतलब काट नहीं देता है, धैर्य ही नहीं है ना। कुछ बोर्ड में तो ऐसे हैं कि 3 बार वॉशरूम चले जाते हैं लोग, ठीक, या 2-3 बार उनको कुछ और बतकही करने लगते हैं, स्ट्रेटजिक होता है या स्वभाव होता है, भगवान जाने। तो ऐसी परिस्थितियों से भी उनको निपटना है। तो अगर मैं आपसे पिन पॉइंटेड सवाल करूं कि भारत में स्पोर्ट गवर्नेंस की क्या प्रॉब्लम रही है अब तक, और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन बार बार जैसे 2010 से 14 तक आपने देखा होगा, कई बार हॉकी कभी को सस्पेंड कर देता है फेडरेशंस को, क्या कारण रहे हैं, और जो स्पोर्ट गवर्नेंस बिल है किस हद तक एम्बिशियस है, कैसे ये चीज़ों को दूर कर पाएगा, इस पे अगर आप पॉइंट वाइज बताएं तो कुछ पॉइंट में। तो उसमें पॉइंट वाइज सबसे पहला तो यही है स्पोर्ट्स गवर्नेंस में स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोर्ट्स गवर्नेंस की डिफरेंट स्पोर्ट्स बॉडीज जो हैं वो उनका क्या स्टैंडर्ड फिक्स है, और क्या उनको ओवरसी करने के लिए कोई बॉडी है या नहीं, या फिर वो अपने आप से कोई रूल्स एंड रेगुलेशन चलाते रहते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो सबसे पहला तो प्रॉब्लम ये है कि स्पोर्ट्स रिलेटेड जो बॉडीज हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसका स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी था, जो कि स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल ने काफी हद तक उसको सही करने की कोशिश करी है। उसके बाद फिर अकाउंटेबिलिटी, जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड बॉडीज हैं, जो भी चाहे स्टेट लेवल पर हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, या फिर प्राइवेट बॉडीज हैं, उनको कैसे, उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करी जाए कि वो अगर परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर उनमें करप्शन है, एक सर्टेन इंडिविजुअल को ही सारा प्रॉफिट मिल रहा है, या एक सर्टेन इंडिविजुअल के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, तो उसको कैसे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी जाए, वो एक इंपॉर्टेंट चीज था जिसको नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बना करके इस स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के थ्रू रेक्टिफाई करने की कोशिश करी गई है। फिर जो एथिक्स और फेयरनेस होती है स्पोर्ट्स में, उसको मेंटेन करने की बहुत जरूरत होती है। उसके लिए कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट स्पोर्ट्स रिलेटेड, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स में लोगों को अट्रैक्ट करना है, आपको स्पेशली विमेन को अगर स्पोर्ट्स में आपको अट्रैक्ट करना है, और ऐसे चीजें प्रिवेलेंट हैं कि स्पोर्ट्स में यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट होता है, या फिर विमेन के लिए उस तरीके की फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल है, जेंडर सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अवेलेबल है, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं या स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस है, अगर वहां नहीं है तो विमेन नहीं आएंगे खेलने। तो उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए प्रॉपर वे में उसकी भी जरूरत थी, और उसमें स्पोर्ट्स इसके थ्रू, बिल के थ्रू उस चीज को भी स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करी गई है। फिर हमेशा डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे, जहां पर भी डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स होंगे या फिर डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज होंगी, वहां पर डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं। स्टेट में, विद इन स्टेट्स, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे, इंट्रा बॉडीज डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगी, प्लेयर्स में आपस में कंपटीशन होगा, वहां पे डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे। तो डिस्प्यूट को रिड्रेस करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाने की जरूरत होती है, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी स्पोर्ट्स ये जो गवर्नेंस बिल आया हुआ है उसके थ्रू वो चीज। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड ऑन अगर करूं, आपने बड़ा अच्छा बोला कि अगर इसको, आपने जो इतनी सारे पॉइंट्स बताए स्पोर्ट गवर्नेंस बिल के, अगर इस पे सवाल बनेगा, जो बनना ही है, मुझे लग रहा है कि जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे उस समय बहुत हॉट टॉपिक रहेगा, जो कि अभी इवॉल्विंग है, कि जो फेडरेशंस हैं भारत में अलग अलग, उसमें बहुत ओपिकनेस है, बहुत अपारदर्शिता है उनकी फंक्शनिंग में, और उनकी अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ, अकाउंटेबिलिटी किसके लिए, पब्लिक के लिए अकाउंटेबिलिटी, वो खेल रहे हैं, उनका पार्टिसिपेशन फेयर हो, एक हिसाब से नेपोटिज्म भी देखा जाता है, एक हिसाब से भेदभाव भी देखा जाता है, वो सब ना हो, और उनके लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गवर्नेंस का मॉडल ठीक से हो। लेकिन फिर भी उसमें अगर झगड़े हो जाते हैं, जो कि बहुत संभावित है, तो होता क्या था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चलता रहता था। और मजे की बात क्या है कि जो इंडिविजुअल खिलाड़ी है, ये सेशन के पहले मुझे लग रहा है मैंने बहुत सारे जो कॉलमिस्ट हैं उनके व्यूज पढ़ने की कोशिश की, तो उसमें एक बात बहुत निकल करके साफ आ रही थी कि इतनी ज़्यादा गुटबाजी है फेडरेशंस में अलग अलग गेम्स के, कि उसको स्पॉन्सर करते हैं, कुछ इंडिविजुअल खिलाड़ी को स्पॉन्सर कर देंगे, चले जाओ तुम कोर्ट, ठीक। उस इंडिविजुअल खिलाड़ी का हो सकता है जेन्युइन कंसर्न हो, लेकिन उसके जेन्युइन कंसर्न की वजह से भी बहुत लार्ज नंबर में खिलाड़ी सफर करते हैं, ठीक है।
तो लार्ज एग्जैक्टली। लार्ज नंबर में खिलाड़ी सफर करते हैं और इससे गवर्नेंस ओवरऑल बहुत प्रभावित होता है। फिर उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है और जैसे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वगैरह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो नाराज हो जाती हैं, फिर वो सस्पेंड कर देती हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। अभी क्या किया उन्होंने, एक स्पोर्ट ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने, नेशनल स्पोर्ट्स हाँ, नेशनल स्पोर्ट ट्रिब्यूनल एक गठित करने की बात की गई है। उसकी अध्यक्षता जो होगी, अब ये प्रीलिम के लिए तुम्हारे सवाल हो जाएगा, उसकी अध्यक्षता जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज करेगा। और उसमें जो अपील है, मतलब उसके खिलाफ जो अपील है, द राइट पार्टी में अपील ओनली इन सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में उसमें अपील हो सकता है। बस खाली उसमें एक एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर ये विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच में होता है, फेडरेशंस के बीच में, तो फिर वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं, यही करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ऐसी व्यवस्था है जिससे एक बहुत ट्रांसपेरेंसी, बहुत ही फास्ट ट्रैक मैनर में रेजोल्यूशन, और शायद ये जो अपील का मामला चलता था, इसे पूरा बंधक बना लेते थे गेम को, वो शायद इसे दूर करने में मदद मिलेगी। एक अच्छा प्रयास है जी। अच्छा, यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन है, मैं श्योर नहीं हूँ। ट्रिब्यूनल से जो अपील होती है वो हाई कोर्ट में भी जाती है एक्चुअली मेरे ख्याल से वो उसमें यल चंद्र कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था कि भाई जो हाई कोर्ट्स हैं, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, यू कांट बाईपास, एंड द टर्म वाज क्वाइंड ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस, है ना। तो वो जो केस था, वो सही बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको हाई कोर्ट में पहले जाना पड़ेगा, बट वो इस संदर्भ में था कि हर मामले के लिए एक ट्रिब्यूनल था, गवर्नमेंट के खिलाफ ही केसेस होते थे, गवर्नमेंट ही उसमें पार्टी होती थी, गवर्नमेंट ही उनकी अपॉइंटमेंट करती थी और जुडिशरी को बाईपास करती थी। लेकिन ये सच है कि एनवायरनमेंट हो गया या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है, देश की संस्थाएं हैं, तो वहाँ पे बेहतर रेगुलेशन के लिए, बेहतर मैकेनिज्म के लिए जरूरी है कि एक ट्रिब्यूनल हो। और ये जो संस्था है स्पोर्ट ट्रिब्यूनल, मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट में भी जब अगर किसी कोई चैलेंज कर देगा, वैसे कोई चैलेंज करेगा नहीं मोस्टली, लेकिन फिर भी चैलेंज कर देगा, तो मुझे लग रहा है इतना रैशनल है, इतना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा, है ना। तो ये शायद एक सबसे कैटेगरी में रखा जाएगा ऐसे। तो आगे अगले सवाल पे बढ़े। अगला सवाल है कि वर्तमान में स्पोर्ट को करियर के रूप में आप किस तरह से देखते हैं। एक तो ये क्लब कर लूँ क्या इसको, नहीं, ये इंडिपेंडेंट सवाल रहेगा। अभी स्पोर्ट करियर के रूप में किस तरह से है। अब ये कहावत सबको पता है कि खेलोगे कूदोगे तो क्या था, बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे आईएएस, है ना, इस टाइप का। नवाब तो रहे नहीं है। तो ये जो भारत में कहावत है कि खेल को एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के रूप में ही देखा गया, खेल को सिर्फ अनुचित संदर्भों में ही समझा गया, खेल को जीवन और बाकी जो संदर्भ हैं उनके साथ जोड़ करके पढ़ाई के ऊपर कभी तरजीह नहीं दी गई। तो खेल करियर भी हो सकता है, इस संभावना पर या इस बारे में, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों को जब देखता हूँ कि नेशनल लेवल पे खेलने वाला व्यक्ति कई बार बहुत प्रकाश में नहीं आ पाता है, तो उसको एक छोटी सी जॉब, ग्रुप डी, ग्रुप सी, इस टाइप की जॉब जब मिलती है, तो उसको भी लगता है कि अपने जीवन का 15 साल 20 साल दिया और आज मैं इस तरीके से जॉब कर रहा हूँ, जो कि इंटरनेशनल उसका रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया, और फिर वो बहुत जूझता रहता है। और वो एक मूवी मैंने देखी थी, मुझे बहुत उसने प्रभावित किया था। क्या था वो, महाराष्ट्र मुंबई का, वो आईपीएल में वो खेला था, क्या था वो, हाँ, कौन विनोद तांबे, प्रवीण तांबे, सॉरी, कौन प्रवीण तांबे। तो वो मूवी मैं आप सबको सजेस्ट कर रहा हूँ। आपने देखा है सुन जी? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। देख लीजिए, इट्स हाईली रिकमेंडेड। हाँ, तो बताइए स्पोर्ट को करियर के तौर पे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सर्टेनली स्पोर्ट्स जो है करियर के तौर पर अभी भी लोग उस लेवल पर नहीं देख रहे हैं जितना देखना चाहिए। उसके रीजंस हैं। स्पोर्ट्स आप एक सर्टेन लेवल तक ही खेल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स जो हैं एक सर्टेन एज तक ही खेल सकते हैं। मुझे लगता है चेस ही एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो बहुत लेट तक खेला जा सकता है। एक बहुत मतलब वन ऑफ द फेवरेट्स, मेरे तो मोस्ट फेवरेट प्लेयर है मिखाइल टाल। वो अपने डेथ बेड तक खेलते रहे चेस, और अब मरने से मेरे ख्याल से 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले उन्होंने गैरी कास्परोव को हराया था। गैरी कास्परोव अपने उस टाइम पे टॉप पीक पर चला करते थे, तब हराया था उन्होंने। हॉस्पिटल में एडमिट रहते थे, उसके बाद भी चेस खेलते रहते थे, प्रोफेशनल चेस। तो चेस एक ऐसा स्पोर्ट्स है, मुझे लगता है, जो आप ठीक है ताउम्र खेल सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है आपकी एनर्जी। बट बाकी स्पोर्ट्स जो है उसको आप कितने साल तक खेलेंगे? 35 साल तक, 40 साल तक?
अगर स्पोर्ट्स को करियर की तरह आपको देखना है तो उसमें इनकम कंटिन्यूअसली आनी चाहिए, लेकिन अगर आप एक टाइम के बाद खेलना बंद कर देते हैं तो आपको पूछना लोग बंद कर देते हैं। महेंद्र सिंह धोनी इसीलिए शायद अभी तक आईपीएल खेलते जा रहे हैं, शायद उनको पैसे की कमी होगी या जो भी होगा, मैं श्योर नहीं हूँ। आई एम सॉरी, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ, बस एक लाइट आप आरसीबी के फैन हो सकते हैं, लेकिन उनको मत कुछ कहिए, बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल करेंगे। आरसीबी के फैन हो क्या आप? नहीं तो नहीं, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि एक सर्टेन लेवल तक ही, सर्टेन एज तक ही खेला जा सकता है, उसके बाद आपको डिफरेंट एवेन्यूज खोजने पड़ेंगे अगर आप इसमें हैं तो। इसलिए स्पोर्ट्स को करियर की तरीके देखने के लिए उसमें हमेशा ये देखेगा इंसान कि उसमें सपोर्ट मैकेनिज्म क्या है आफ्टर आई स्टॉप प्लेइंग दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, है ना। तो अभी भी उस लेवल पर करियर की तरह नहीं देख रहे हैं लोग, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, और इन जनरल भी। बट सर्टेनली इसको समराइज कीजिए 4 पॉइंट में। अगर आप समराइज करें बिल्कुल, तो क्या होगा? पहले नंबर पे आप क्या रखेंगे? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि स्पोर्ट अब भी करियर के रूप में नहीं देखा जाता है, तो सबसे बड़ा कारण क्या है? नंबर 1 सबसे बड़ा कारण यही है कि स्पोर्ट्स करियर के तौर पर इसलिए नहीं देखा जाता है क्योंकि जो फाइनेंशियल एवेन्यूज हैं स्पोर्टिंग कल्चर में, वो अभी भी बहुत ही लिमिटेड हैं, इवन ड्यूरिंग द टेन्योर और आफ्टर द टेन्योर, मतलब रिटायरमेंट के बाद भी। तो सबसे फाइनेंशियल लिमिटेशन इज द फर्स्ट। और अभी हाल फिलहाल में मैं डेटा देख रहा था इस सेशन के आने के पहले कि जो CSR है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड है, उसका कुछ पैसा आया है, जैसे टाटा है, अडानी है, कई लोगों ने स्पॉन्सर तो किया है, लेकिन अगर वो लिस्ट उठा करके आप देखिए तो कुछ सर्टेन गेम्स और बहुत वेल रिकॉग्नाइज्ड और अचीवमेंट हासिल किए हुए प्लेयर्स ही हैं। तो यानी कि जो CSR फंडिंग है, प्राइवेट सेक्टर का जो दखल है, या गवर्नमेंट भी, अभी दूसरा डेटा में देख रहा था साई का, तो जैसे खेलो इंडिया, आपको पता है 2014 से चल रहा है खेलो इंडिया। अब खेलो इंडिया में कुछ 3000 प्लेयर्स शामिल किए गए। उन 3000 प्लेयर्स को हर साल 50,000 रुपये स्टाइपेंड और कुछ 6.25 लाख 6,15,000 के आसपास एक साल का पूरा पैसा उनको मिलता है, सिर्फ 3,000। और 3,000 जो प्लेयर्स हैं बहुत वेल रिकॉग्नाइज्ड और बहुत अच्छा खेलने वाले लोग हैं। पूरे भारत में अगर देखा जाए तो ये संख्या कितनी कम है। तो एक तो पैसे है ही नहीं, मतलब कैसे खेलेंगे? और दूसरा कारण बताइए। ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा उसी में उससे ज्यादा तो आईएएस है मेरे ख्याल से, उससे ज्यादा तो लोग सोचेंगे कि अगर मैं आईएएस बनने की प्रिपरेशन करूंगा तो सीधी सी बात है, ज्यादा सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं बजाय इसके कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊं। दूसरा रीजन ये है कि मैं फिर से वही जेंडर सेंसिटिविटी की बात करूंगा कि जो स्पोर्टिंग कल्चर में जो जेंडर इक्वालिटी है उसकी भी लिमिटेशन है अभी भी इंडिया में। हर स्पोर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट चैलेंजेस हैं वुमेन के लिए, पब्लिक स्पेस में इन जनरल चैलेंजेस हैं। तो वुमेन जो 50% पॉपुलेशन कंसिस्ट करती हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो सीधी सी बात है, करियर अपॉर्चुनिटी हम उनके लिए भी देखेंगे तो चूंकि बहुत सारे न्यूज आती है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। माइंडसेट का भी सिर्फ ये तो आप जो बता रहे हैं तो एक क्या कहेंगे इसको, जिससे पुश फैक्टर है, मतलब कि भाई उधर से पुल फैक्टर है कि भाई नहीं संसाधन है, नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस तरीके का एनवायरनमेंट इकोसिस्टम नहीं है। दैट इज वन पार्ट, ठीक है, इकोसिस्टम नहीं, ठीक है, लेकिन माइंडसेट का भी तो बात है ना। किसी भी लड़की से आप पूछिए शुरुआत में कि आप खेल खेलेंगे या फिर आप साइंटिस्ट बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, दूसरा वाला ज्यादा चुनाव करेगी। उसको भी पता है अरे कौन मरे, मतलब भीतर से आता ही नहीं है ना। तो वही, क्योंकि उस तरीके का इकोसिस्टम नहीं है, उस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं है। तो एक जेंडर सेंसिटिव इकोसिस्टम, अगर हम पॉइंट इसको बोलें तो जेंडर सेंसिटिव इकोसिस्टम वो नहीं है। और इसको अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में समझना हो तो मुझे लग रहा है सामाजिक जो स्वीकार्यता है, सामाजिक स्वीकार्यता या जो मानसिक लेवल पे जो लोगों की इस बारे में राय है, परसेप्शन है, वो प्रतिकूल है, बहुत ज्यादा इसके फेवर में नहीं है। इसको कोई आप किसी को बोलो कि मैं नेशनल, अभी मैं इस पे क्या बोलूँ, मुझे दो लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने नेशनल लेवल पे हॉकी खेला है, नेशनल लेवल पे। और नेशनल लेवल पे मुझे लग रहा है खेलना कोई भी गेम अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक और फ्रेंड है जिसने नेशनल लेवल पे शूटिंग किया हुआ है, और दे ऑल आर सर्विंग एज ग्रुप C इन अ डिपार्टमेंट। ठीक, कभी कभी मैं उनसे मिलता हूँ, कभी कभी बात करता हूँ तो मुझे बड़ी चिंता होती है। मैं उनको बोलता हूँ कि मतलब एक्चुअली पर्सनली मुझे बहुत दुख होता है
कि ये शायद अब क्या किया जाए। जैसे मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन के 5 साल सिविल सर्विसेज में दिए, बहुत पढ़ा, पढ़ाया बहुत सारा। मैं अंडरपेड जॉब नहीं करूंगा, दैट्स इट। मुझे लाइट सर्विसेज में मिलता तो शायद मैं सर्वाइव नहीं कर पाता। तो नहीं करूंगा क्योंकि वो भीतर से आता है। लेकिन ये कितने लोगों के भीतर से आता होगा? नहीं आता ना। तो फिर वो भी लगता है कि एग्जैक्टली। हमारा करियर प्रोस्पेक्ट खत्म हो जाए, कुछ है नहीं खास। नेशनल भी खेल लिया तो भी ग्रुप सी एम्प्लॉय बन के रह जाएंगे। तो ये समस्या है। तीसरा हम ये देखते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स नहीं है। क्योंकि कोई अगर आप करियर चूज करना चाहते हैं तो हमेशा आप देखते हैं कि किसी को फॉलो करना है। आप सारे लोग सचिन तेंदुलकर को देख करके क्रिकेट खेलने नहीं चले जाएंगे। वो अपने विसिनिटी में देखते हैं कि हाँ कोई इसको दूसरा, ये मेरे एक समूह सवाल ही का है कोई शुभम है जी, क्या। ये एक सवाल ही है, तो मैं इसको अगले सवाल में इंक्लूड करता हूँ, है ना। ये एक्चुअली सवाल बनाया है इस पे। मतलब हाँ। अगला सवाल है कि कुछ स्टेट काफी सफल हैं और कुछ नहीं, इसके हम्म। पीछे कारण। ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश का जब इंटरव्यू ये लोग देंगे तो उस पे सवाल कुछ ऐसे बनेगा। मैं दिखा देता हूँ अगले 3 सवाल आपको। कुछ स्टेट बहुत सफल हैं, कुछ नहीं, क्या कारण है? अगला, कुछ विशेष खेलों में कुछ विशेष राज्य ही काफी अच्छा कर रहे हैं, जैसे चेस में दक्षिणी राज्य सदर्न स्टेट्स, कुश्ती में हरियाणा, इसके पीछे क्या संभावित कारण है? Only certain states are doing very well in certain sport like southern state in chess, हरियाणा in wrestling. What are the possible reason behind this? और फिर यूपी पे आएंगे। हरियाणा यूपी से बहुत तुलनात्मक रूप से जनसंख्या वगैरह में, रिसोर्सेज वगैरह में छोटा है, फिर भी इतना सफल क्यों है? फिर उत्तर प्रदेश के खेलों के बारे में सब पूछेंगे आपसे। लेकिन क्रोनोलॉजी में अभी सवाल ये कि कुछ स्टेट बहुत सफल हैं, कुछ नहीं, इसके पीछे क्या कारण है? और फिर कुछ विशेष राज्य ही कुछ विशेष खेलों में ही सफल हैं, इसके पीछे क्या कारण है? एक एक करके इस पे जवाब। तो जो इसका मैं ब्रॉड अगर 2 पॉइंट में बनाऊं, जो ब्रॉड पॉइंट्स बनेंगे दो मेरे हिसाब से, वो 2 चीजें हैं। पहला है कल्चर, स्पोर्टिंग कल्चर। दूसरा है फंडिंग या स्पॉन्सरशिप। वो सिमिलर उसमें हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हरियाणा है। हरियाणा क्यों बहुत आगे है बहुत सारे स्पोर्ट्स में? क्योंकि वहां पर हमेशा से अखाड़ा कल्चर रहा है। बहुत शुरू से अखाड़ा कल्चर वहां पे रहा है, जिसकी वजह से रूरल एरिया से लोग फिटनेस और स्पोर्टिंग में जुड़े रहे। और फिर उसको हरियाणा गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया, फंडिंग दी, उनको प्रमोट किया कि भाई अगर आप मेडल जीत के लाओगे तो आपको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, 5 करोड़ की कुछ स्कीम थी कि अगर आप नेशनल लेवल पर मेडल जीतोगे तो आपको एक पर्टिकुलर जॉब दी जाएगी, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीतोगे तो आपको 6 करोड़ रुपए तुरंत मिल जाएंगे, और एक ग्रुप बी लेवल की जो हाईएस्ट लेवल की जॉब होती है, डीएसपी लेवल की या फिर एसडीएम लेवल की, वो जॉब मिलेगी। तो उसकी वजह से लोग और अट्रैक्ट होते गए। तो दोनों चीजें, पहली बात तो वहां पर कल्चर रहा है, क्योंकि अखाड़ा कल्चर हमेशा से रहा है, तो इस वजह से फिटनेस और न्यूट्रिशन जो कि स्पोर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसकी वजह से बाद में दूसरे एथलीट्स भी वहां पर आने लगे। आप मैं अभी थोड़ा सा देखोगे इसमें चाहे मैं चाहता जर्मनी। हूँ आप 2-3 सवाल एक साथ एड्रेस करें और थोड़ा सा प्रिसाइज मैनर में। सवाल ये था कि कुछ राज्य खेलों में बहुत सफल हैं, कुछ नहीं। तो ये आपने कहा, उसमें हमने स्पेसिफिकली कहा कि जैसे हरियाणा है बहुत सफल है। दूसरा इसी में सब पार्ट था कि साउथ के जो स्टेट है वो चेस में बहुत ज्यादा सफल क्यों है? भाई चेस तो ऐसी कोई खेल है नहीं जो साउथ में ही Exactly. शुरू हुई या साउथ ही सिर्फ खेलते रहे। भाई प्रज्ञानंद से लेकर के उसके पहले भी, अभी इवन दिव्या हाँ, भी महाराष्ट्र से। उत्तर प्रदेश में आपने चेस महाराष्ट्र का कोई कल्चर बहुत देखा नहीं होगा, जिसके लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए। नहीं। एग्जैक्टली उसका रीजन क्वांटम है, का, वही कल्चर वाली बात हाँ आएगी। प्लीज आप बोल लीजिए, फिर क्वांटम का कुछ शायद है। हाँ प्लीज। कल्चर वाली बात आएगी उसमें कि कल्चर पहले आया कहाँ से, क्योंकि विश्वनाथन आनंद जो है वो हमारे बने वर्ल्ड चैंपियन बने। वो 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे वो। उसके बाद फिर उन्होंने अपना एक इंस्टीट्यूशन डेवलप किया, और वहां पर उन्होंने बहुत यंग एज से 3 साल 4 साल के बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया। और जितने भी वहां पर आप देखोगे टूर्नामेंट्स कराना शुरू किए, इवेंट्स कराना शुरू किए थ्रू आउट सदर्न स्टेट्स, जितना उनका रीच था। अब विश्वनाथन आनंद क्यों सक्सेस हुए, उसका रीजन ये है कि स्पॉन्सरशिप उनको मिली। स्पॉन्सरशिप अगर आप देखोगे तो वो ओएनजीसी में एम्प्लॉय हुआ करते थे पहले, उनके पिताजी, और वो बचपन से खेला करते थे। तो ओएनजीसी ने उनको स्पॉन्सर किया कि हाँ भाई टैलेंट देखा, और ओएनजीसी ने बहुत टॉप लेवल पर उनको स्पॉन्सरशिप करना शुरू किया। ट्रेवल करना होता है आपको टूर्नामेंट्स खेलने के लिए, अगर आप नेशनल लेवल पर खेलना है तो, इंटरनेशनल लेवल पर खेलना है तो उसके लिए ट्रेवल करना पड़ता है। तो कोई नहीं देता था, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन कहाँ जा रहा है खेलने, कौन कहाँ नहीं जा रहा है। दे नीड स्पॉन्सरशिप, दे नीड फंडिंग, है ना। तभी वो रिकॉग्नाइज होंगे। जितना एक्सपोजर होगा चेस खेलने में, उतना ज्यादा उनको कंपटीशन बढ़ेगा और वो उस हिसाब से जीतते जाएंगे। तो ही वॉज अ प्रोडिजी, उस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया और उस टैलेंट को एक्सप्लोर किया गया, और फर्दर उसके बाद ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ। उन्होंने अपना जो इंस्टीट्यूशन डेवलप किया और लोगों को ट्रेन करना शुरू किया।
तो जो सदर्न स्टेट में चेस का रीजन है वो ये है। ऐसे ही आप अगर देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वहां पर स्पोर्टिंग कल्चर है, बट वहां पर फंडिंग नहीं है, वहां पर प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, वहां पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग नहीं है। इस वजह से लेकिन जब उनको दिया गया, रिकॉग्नाइज किया गया, तो मीराबाई चानू, बुहारगईन और एक जो बॉक्सर है हमारी वो मैरी कॉम, ये सब निकल कर आई वहां से। तो जब उनको सपोर्ट किया जाता है, टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया जाता है, प्रॉपर कोचिंग दी जाती है, तो वो निकल के आते हैं। उसमें डिफरेंशिएशन नहीं रह जाता। जो डिफरेंशिएशन है वो सिर्फ और सिर्फ कल्चर और स्पॉन्सरशिप को लेकर के है। क्वांटम कुछ कहना था आपका क्या इस पे? आई थिंक यू रेज योर हैंड, या लास्ट में रखें? इट्स अबाउट जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो संगम काल था वहां पे भी चतुरंग का जिक्र है, जो विजयनगर साम्राज्य के तरफ में, तो वहां पे भी शतरंज को काफी प्रमोट किया गया था उस समय। तो मुझे लग रहा है वो कल्चरली आ रहा है, उनके रूट्स हैं वहां से, तो मतलब बहुत ज्यादा उसको ध्यान दिया जाता था। तो ये भी एक कारण रह सकता है। और फिर अखिल भारतीय जो शतरंज संगठन था उसकी भी स्थापना शायद उधर ही साउथ में हुई थी। तो मतलब वहां पे थोड़ा मुझे लगता है कल्चर था इस चीज पे। वैलिड पॉइंट, हो ये सकता मुझे काफी अपीलिंग लगा। तो एक तो ये कारण, और दूसरा आपने कहा कि विश्वनाथन आनंद पायनियर थे एक हिसाब से चेस में, तो उनके बाद उन्होंने जो इंस्टीट्यूट डेवलप किया, तो बाकी जितने भी नए खिलाड़ी आए उनके इंस्टीट्यूट से कहीं ना कहीं नर्चर होके आए। तो एक तो हिस्टोरिकली कल्चरली, और दूसरा ये जो बाद में फर्दर ट्रिकल डाउन जो इफेक्ट हुआ उसका एक मिला जुला कारण रहा। और आई थिंक हरियाणा के साथ भी हम सेम ही बात कह सकते हैं। हाँ, हरियाणा के साथ भी वही कल्चर वहां पर हमेशा से रहा है, स्पोर्ट्स का कल्चर। और फिर उसके बाद फिर उसको कैपिटलाइज किया गया थ्रू फंडिंग, थ्रू स्पॉन्सरशिप। गवर्नमेंट ने राइटली उसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया, स्टेट गवर्नमेंट ने। मुझे लगता है। अब इस सवाल का भी जवाब मिल ही गया कि हरियाणा यूपी से तुलनात्मक रूप से छोटा है, फिर भी काफ़ी सफल क्यों। एक कल्चरल जो माहौल है, लोगों ने भी बताया, अपनी राय रखे, और इकोसिस्टम वहाँ का, फिर फर्दर प्रमोशन, तो एक जो वर्चुअस साइकिल है वो क्रिएट होता रहा। ये सवाल आपसे बहुत संभावित है कि पूछा जाए अगर स्पोर्ट पे सवाल बनेगा। अंत में हम कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स प्रोबेबल क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं, और बाकी जो भी सवाल आएंगे मिला जुला आंसर आप दे सकते हैं। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में खेलों की क्या स्थिति है, इसको बेहतर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है। क्योंकि ये आपका एग्जाम जो है वो यूपीपीसीएस का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इस पे सवाल बनेगा या बन सकता है। अभी जब राजेश बता रहे थे, और ये क्वांटम कि किस तरह से हरियाणा में पारंपरिक रूप से युद्धग्रस्त जब क्षेत्र हुआ करता था मध्यकाल में, तो वहाँ पर कुश्ती को बहुत स्वाभाविक रूप से विकास करने का अवसर मिला, ठीक वैसे ही जैसे शतरंज को संगम काल में। तो उस पर एक स्वाभाविक जवाब ये हो सकता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की जो स्कीम है, जिस पे मैं बार बार कह चुका हूँ, इस पे नया एक सवाल बनेगा मेंस में, जैसे ओडीओपी पे बनता था अब तक। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की जो स्कीम है उस पर मैं देख रहा था कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा स्कीम, कौन सा खेल प्रमोट किया जा रहा है। तो मुझे मथुरा, जिसमें पहले कुछ और खेला जाता था, उसमें भी कुश्ती डाल दिया है। जैसे बांदा, जिसमें भी शूटिंग तीरंदाजी डाल दिया है। तो मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ होगा कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर खेल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। तो बांदा शायद जिस तरीके का क्षेत्र है वहाँ पे पारंपरिक तौर पर लोग शिकार और इस तरीके से निशानेबाजी में बहुत ज़्यादा ध्यान देते रहे होंगे। ऐसे ही मथुरा, चूँकि हरियाणा और ये पूरा बेल्ट ही आसपास आता है, तो कुश्ती एक बहुत स्वाभाविक तौर पर खेल रहा होगा। तो उत्तर प्रदेश ने ओडीओपी की सफलता को दोहराने को ध्यान में रखते हुए शायद वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम शुरू की है। और ये अच्छी बात है कि साई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, 11 सेंटर्स साई के, ढेर सारे रीजनल सेंटर्स, 100 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब कुछ। और अभी फ़िलहाल के लिए पूरे भारत में खेलो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर 1000 डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब सभी डिस्ट्रिक्ट जितने हैं वहाँ पे 1000 इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं, ताकि हम इनको प्रमोट कर सकें। और वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट कहीं ना कहीं इनको एक साथ अलाइन करेगा। तो उत्तर प्रदेश के बारे में मेरा सवाल आपसे दूसरे टाइप का है कि उत्तर प्रदेश को आप खेलों में कहाँ देखते हैं और किस प्रकार की संभावनाएं आप देखते हैं? अगर शॉर्ट में इसको बता सकें, क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की, मोस्ट पॉपुलस स्टेट? अभी प्रेजेंट में तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, बट पोटेंशियल, वही बात है कि पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि वही डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास। अगर उसको प्रॉपरली कल्टीवेट किया जाए तो सर्टेनली यूपी बहुत अच्छा कर सकता है। अभी क्रिकेट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे प्लेयर्स रिसेंट टाइम्स में जो इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा कर रहे हैं, वो यूपी से निकल के जा रहे हैं, है ना।
और बाकी इवन हॉकी में भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो यूपी से बिलोंग करते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं। और जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं उसको प्रमोट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसमें यूपी बहुत पीछे है इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में, और वो भी करा जा सकता है। और जैसे कि ये सब स्पोर्ट्स हैं आपके जो जैसे कि बात करी आपने कि तीरंदाजी हो गया, बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स होंगे सर्टेनली जिनको मौका ही नहीं मिला, प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला कभी कि वो अपने टैलेंट को नर्चर करके उसको फर्दर कैपिटलाइज करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर यूटिलाइज कर सके। तो उसमें जो अभी जो चर्चा हो रही थी वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम है, उसको अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाएगा तो उसमें सर्टेनली बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स मिलेंगे जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में अच्छा करेंगे। उसके लिए फिर से वही बात होगी कि जरूरत होगी अच्छे न्यूट्रिशन की, अच्छी ट्रेनिंग की, अच्छी कोचिंग की, अच्छे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की, बोथ फॉर मेन एंड वुमेन। तो ये मुझे लगता है, और वो जो नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं वो तो आएंगे ही आएंगे कि स्पोर्ट्स जो गवर्नेंस है उसमें करप्शन नहीं होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, और ये सारे पॉइंट्स तो आएंगे ही आएंगे। आपने अभी कहा कि स्पोर्ट में स्पेशली क्रिकेट में उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा कर रहा है। एक सवाल है मेरा, इसमें मैं अगला सवाल है, तुमने कहा पहले लेते हैं उसको। क्या क्रिकेट बाकी सारे, ये सवाल संभावित तौर पे पूछा जा सकता है जो कुछ ट्रांसक्रिप्ट में पढ़ने को भी मिलता है यूपीएससी के, क्या क्रिकेट खा गया सारे स्पोर्ट्स को भारत में? क्रिकेट क्या उस तरीके से एक इन्वेजिव स्पीसीज की तरह, सॉरी फॉर क्रिकेट लवर्स, मैं खुद क्रिकेट लवर हूँ, कल जाके खेल के आया हूँ 4 घंटे, ठीक है, तो पहली चीज़ तो नाराज ना हो, लेकिन क्या क्रिकेट इन्वेजिव स्पीसीज की तरह है कि इन्वेजिव स्पीसीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाहर से ही आया ना क्रिकेट, भारत में थोड़े था, जेंटलमैन गेम कहा जाता है। भाई जेंटलमैन कौन? अंग्रेज खुद को जेंटलमैन तो कहते थे ना, मतलब ये शब्द मुझे अखरता है, जैसे वर्नाकुलर अखरता है। तो क्या आपको लगता है कि ये क्रिकेट खा गया सभी गेमों को? एक्चुअली उसका हिस्टोरिकल रीजन है कि ब्रिटिश क्रिकेट खेलते थे, आप जैसा बता रहे हैं कि जेंटलमैन्स गेम खेला जाता था, तो जब इंडिया उसमें अच्छा परफॉर्म करता था स्पेशली अगेंस्ट ब्रिटिश या फिर किसी भी जो फॉरेन कंट्रीज हैं उसके अगेंस्ट, तो उसका एक अलग प्राइड फील होता था कि उनको हराया हमने जो हमें क्रिकेट सिखा रहे थे शुरू से ही 1930 जो सिखा, सॉरी जस्ट ऑन लाइटर मोड, जो सिखा रहा है उसको हराने का अलग ही मजा होता है ना, ये स्टूडेंट सुन करके शायद ओके, हाँ उनको होना चाहिए, उनको इंस्पायर होना चाहिए कि जो सिखा रहा है उससे अच्छा परफॉर्म करे। मुझे लग रहा है ना शुभम जी, जीवन में 3 ही लोग आपकी सफलता को देख करके खुश होते हैं। 3 ही लोग नहीं कहेंगे, 3 लोग सबसे ज्यादा खुश होते हैं, ये शायद ठीक रहेगा। माता पिता के बाद अगर कोई तीसरा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा खुश होता है आपको सफल देख करके, वो आपका टीचर ही होता है। वो चाहता है आप खुश, आप सफल हों। द्रोणाचार्य कभी नहीं चाहते रहे होंगे कि अर्जुन फेल हो जाए, इवन कर्ण भी फेल हो जाए। ऐसे ही एरिस्टोटल कभी नहीं चाहते रहे, सुकरात कभी नहीं चाहते किसी से फेल हो जाए, है ना। तो शायद माता पिता के बाद वो टीचर ही है जो चाहता है कि भाई तुम सफल हो जाओ ज़्यादा, खास करके वो टीचर जिसके भीतर फ्रस्ट्रेशन या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वो नहीं है कि नहीं देखो कैसे तुमको पास होने देते हैं, नॉट लाइक दैट। तो मैं मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा अगर तुम बेहतर करोगे तो। उसको थोड़ा वैसा अगर कहा जाए कि सफलता से दुखी नहीं होते, जैसे होता है ना वो डायलॉग था कि कितना भी अच्छा दोस्त हो अगर वो टॉप करता है तो कितना भी उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस कह लो, अंदर से लगता है अरे यार ये हो गया, मेरा नहीं हुआ। ठीक है, आप बात कर रहे थे क्रिकेट खा गया, ऐसे फीलिंग कभी भी नहीं है। क्रिकेट खा गया क्या बाकी स्पोर्ट्स को? इस पे थोड़ा सा बात। हाँ, तो पहला रीजन तो यही हो गया कि हिस्टोरिकल जो कॉलोनियल लेगेसी थी उसकी वजह से क्रिकेट में जब भी अच्छा करते थे लोग तो उसको प्राइड की तरह ही देखा जाता था। फिर दूसरा रीजन, जब 1983 वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया उसको जीता अनएक्सपेक्टेडली, सबको पता है अगर मूवीज भी देखी होंगे लोगों ने, और ऐसे तो अनएक्सपेक्टेडली इंडिया जीत गया वो। उसके बाद जो क्रिकेट में एक्सपेंशन हुआ, और उसी टाइम पे हॉकी, पहले हॉकी बहुत लोग देखते थे, हॉकी का कल्चर भी बहुत होता था। मुझे याद है कि मेरे घर में बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की हॉकी हुआ करती थी, जबकि मेरे घर में ना टीवी हुआ करती थी, ना रेडियो हुआ करता था, कुछ नहीं होता था। चाचा जी लोग बताते हैं कि हॉकी जरूर हुआ करती थी, पहले हॉकी का कल्चर हुआ करता था। लेकिन 1980s के बाद जब क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता और उसी टाइम पे हॉकी में रूल्स चेंज हुए और हॉकी का डिक्लाइन शुरू हुआ। फिर क्रिकेट ने वही किया जो आप बोल रहे हैं कि इन्वेसिव स्पीसीज की तरीके सबको खा गया। उसका रीजन ये रहा कि ब्रॉडकास्टिंग, जो रेडियो कमेंट्री के थ्रू, ये बीएसएनएल चौका, कनेक्टिंग इंडिया सबको याद होगा, जो पहले के टाइम में रेडियो पर क्रिकेट सुना करते रहे होंगे। ब्रॉडकास्टिंग बहुत नेशनल लेवल पर, नेशनल टीवी पर, नेशनल रेडियो पर, हर जगह ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो गई क्रिकेट की। तो जो क्रिकेट में रुचि हुई, फिर क्रिकेट को खेलने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं, कहीं भी आप
खेल लीजिए, कितना भी तरीके से उसको इम्प्रोवाइज कर लीजिए। बैडमिंटन को आप नहीं इम्प्रोवाइज कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा क्या बिना नेट के खेल लोगे आप, ठीक है। लेकिन क्रिकेट को खेलने के लिए आपको छोटी सी पिच होगी, छोटा सा बाउंड्री होगा, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट रूल्स, खुद के रूल्स बना लिए कि यहाँ लग गया तो आउट, वहां लग गया तो आउट, ये करके खेलना शुरू कर दिया लोगों ने। तो उसकी वजह से पॉपुलैरिटी उसकी बढ़ी। सिर्फ और सिर्फ बैट चाहिए, उसमें भी ठीक इम्प्रोवाइज है, कर सकते हैं, और एक ठीक बॉल है। चाहिए बस। इसमें एक अगर इसका थोड़ा दूसरा पहलू भी अगर जोड़ा जाए, तो दूसरा पहलू आप ऐसे भी शायद इंटरव्यू में अगर आप दोनों तरीके से बोलेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा कि क्रिकेट सिर्फ खा नहीं गया, क्रिकेट ही मैं कह रहा हूँ, क्रिकेट ही शायद वो पहला गेम या एकमात्र गेम अब तक भारत में रहा है जिसने खेलों को एक प्रॉफिटेबल फील्ड के रूप में तब्दील Profitable होने दिखाया, होते हुए exactly. उसने दिखाया। कॉमर्शलाइजेशन, प्रसार के राइट्स, और जो लीग सिस्टम जो है वो क्रिकेट की वजह से आया। तो शायद इसलिए भी क्रिकेट को तमाम उसके दोस्तों सहित इस बात का भी क्रेडिट मिलना चाहिए कि तमाम सारे गेम्स जो हैं अब उसमें लोगों को अपना करियर दिखाई देता है, लोगों को अपना कहीं ना कहीं हित दिखाई देता है। तो इसलिए भी क्रिकेट को जाना चाहिए। हाँ क्वांटम, कुछ कह रहे हो तुम? सर मुझे एक चीज ये भी लगती है कि जो बीसीसीआई है ना, वो शुरुआत से गवर्नमेंट के अंडर नहीं रही, तो उसके डिसीजन थोड़े डेमोक्रेटिक थे, वो खुल के ले सकता था। बाकी खेलों के साथ के वो गवर्नमेंट के अंडर रहे हैं, और गवर्नमेंट में थोड़ा भ्रष्टाचार वगैरह ये सारी चीजें रही हैं, तो वो खेल पनप नहीं पाए उतना वो एक्सप्लोरेशन मिल नहीं पाया। क्रिकेट में फिर पैसा आ गया, क्वांटम ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आ क्वांटम गया, ये तुम्हारी एक बात ठीक है, तो वो भी अट्रैक्ट किया लोगों को। फिर आईपीएल में आके तो सब कुछ बदल ठीक है। ये वाला जो अभी शुभम जी जो क्वांटम ने बात रखी, काफी हद तक इस बात से सहमति रखी जा सकती कि वो चेन्नई कुछ ट्रस्ट एक्ट वगैरह से शायद रजिस्टर्ड है ना। तो ये सही बात है कि तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है 1960। तो ये सही बात है कि बीसीसीआई सरकार के अंडर नहीं थी शायद, इसलिए भी बहुत खुल के फैसले कर पाई। लेकिन फिर बहुत सारे फेडरेशंस भी थे जो जिसमें गवर्नमेंट का सीधा दखल नहीं था बहुत ज़्यादा, उनको बहुत सारे ऑटोनॉमी मिले, लेकिन उसके बावजूद वो सफल नहीं हो पाए। और दूसरा, बीसीसीआई में कौन सा कम करप्शन रहा है? अगर लोढ़ा कमेटी क्या रिपोर्ट देती है, तो और अभी गवर्नमेंट ने कहा कि भाई तुम आरटीआई के दायरे में आ जाओ। अभी जो हमारा नेशनल स्पोर्ट जो गवर्नेंस का बिल है और जो आरटीआई वगैरह के प्रोविजन किए गए हैं, उसमें बीसीसीआई को उस गवर्नेंस के दायरे में लाने की बात हो रही है। बीसीसीआई ने उसका हालांकि विरोध किया, लेकिन ये कहना कि गवर्नमेंट के अंडर आने की वजह से सब बर्बाद हो गया, ये थोड़ा सा शायद है ना। हाँ मतलब उतना इफेक्टिव पॉइंट है, वैलिड है कुछ हद तक। मेरा बस ये कहना है कि उस हद तक ये हम नहीं कह सकते कि बीसीसीआई क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन था इसलिए बहुत इफेक्टिवली उसी ने प्रमोट किया। ये तो कुछ वैसे हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ये तो कुछ वैसे हो जाएगा। सभी प्राइवेट कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का दखल नहीं होता, पीएसओ बर्बाद हैं। तो शायद क्यों क्वांटम, मतलब ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में सोच रहा था, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन में थोड़ी तो सर मतलब आती हैं दिक्कतें। मुझे जो लगता है कि थोड़ी लिमिटेशन आ जाती है, आप उतना खुल के नहीं खेल सकते हो, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग के जो राइट वगैरह बेचे जा रहे थे, तो पहले बीसीसीआई खुद से पैसा देता था डीडी नेशनल को कि हमारा दिखा दो। फिर जब उन्हें लगा कि इसमें बहुत पोटेंशियल है, हमारे पास खजाना है, तो सामने से आने लग गए ब्रॉडकास्टर, हम आपके दिखाएंगे, हम आपको पैसा देंगे। एक सीरीज है सर अमेजोन प्राइम पे करके, तो वहाँ पे ये ब्रॉडकास्टिंग का दिखाया गया है इसी तरीके से। कौन सा क्या सीरीज आपने बताया एग्जैक्टली? इनसाइड एज पहला प्राइम का पहला ही सीरीज, इनसाइड एज 3 सीजन आ गए, 3 सीजन आ कौन गए। सी? अच्छा ठीक है, ओके, इनसाइड एज, ओके। हाँ। तो उसमें अच्छे से दिखाया गया है कि पहले बीसीसीआई बहुत दबाव में रहता था कि भाई नेशनल वाले भाव खा रहे हैं, नहीं दिखा रहे। फिर उन्हें पता चला कि जब बिडिंग वगैरह हुई, तो उन्हें लगा कि हमारे पास तो बहुत सही चीज है। फिर वो चौड़ में आ गए कि अब देखो मैं राइट बेचता हूँ। तो उसमें पूरा दिखाया गया ये कैसे क्या है। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं मित्रों। तो ये हो गया पॉइंट। तो ये सवाल एड्रेस हो गया, क्रिकेट के अतिरिक्त प्रसार और ओवर हाइप ने के बाकी खेलों को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है या कुछ फ़ायदा भी हुआ है, ये हो गया। क्रिकेट के अतिरिक्त बाकी खेलों में रोल मॉडल की समस्या क्या है? ये रोल मॉडल की समस्या तो है भाई, क्रिकेट में बहुत सारे रोल मॉडल हैं, भगवान का दर्जा मिल जाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बाकी सभी खेलों में इस तरीके से दर्जा मिला नहीं। इवन भारत रत्न वगैरह के लिए भी काफ़ी कुछ चलता ही रहता है, आपने देखा ही है। खेलों में काफ़ी सफल राष्ट्रों ने ऐसा क्या अलग किया है जो भारत अभी तक नहीं कर पाया है? इस पे थोड़ा सा 2 पॉइंट हो सकता है, 2-3 पॉइंट, कि खेल में भारत ने ऐसा क्या अब तक नहीं किया जो बाकी राष्ट्रों ने किया।
अमेरिका, चाइना और ऑस्ट्रेलिया के मैंने कुछ देखे अभी पॉइंट्स कि ऐसा क्या किया इन लोगों ने। चीन और अमेरिका में स्कूल लेवल पे ही, स्कूल लेवल जब मैं कह रहा हूँ तो 10th के नीचे की बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स के लिए करिकुलम में ही प्रोविजन है स्पोर्ट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सपोर्ट है वहाँ पे, और फिर वहीं से टैलेंट नर्चरिंग होती है और टैलेंट की पहचान भी होती है। ठीक, जैसे कि खेलो इंडिया ने बहुत सारे टैलेंट, जैसे मनु भाकर है ना, साई और खेलो इंडिया इन लोगों ने काफ़ी, साई ने ही इसकी पहचान की थी मनु भाकर की, तो इसलिए भी कहा जाता है कि इसने, इस संस्था ने अच्छा काम किया। तो ऑस्ट्रेलिया माफ करना, चीन और अमेरिका में स्कूल लेवल पे ही खेल के प्रति इकोसिस्टम मौजूद है, नर्चर किया जाता है और उसको करिकुलम में शामिल किया गया है। भारत में ये समस्या अब तक है कि हम शुरुआत से ही नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी समस्या रही है। 1000 इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो तैयार करने की परियोजना है, अगर वो पूरी हो जाती है तो शायद काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। स्पेंडिंग, जो बजटरी स्पेंडिंग है जीडीपी के परसेंटेज के रूप में, डेवलप्ड कंट्रीज में जिनकी जीडीपी हमसे कहीं ज़्यादा है, चाइना और अमेरिका जैसे राष्ट्र, जापान भी, ये लोग कहीं ना कहीं जीडीपी के परसेंटेज में ज़्यादा खर्च करते हैं। इंडिया 0.1% खर्च करता है, जो ऑफकोर्स कम है। इसके अलावा जैसे हमने देखा कि एक इकोसिस्टम में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या फंडिंग ही नहीं आती, इकोसिस्टम में जो प्रमोशन है कि आप विदेशों में देखेंगे कि धूप निकला संडे वगैरह, इसीलिए शायद नाम पड़ा कि धूप निकला तो रेत पे चले गए धूप सेकने, ढेर सारे खेल हो रहे हैं, प्रतियोगिताएं हो रही हैं, पता चलता है बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो रही हैं और लोग बहुत मज़े से, बहुत उसको जीवन का अध्याय, जीवन का भाग मान करके करते हैं। भारत में अभी कल ही 4 घंटे खेल में बिता दिया। माँ ने कहा अब तुम्हारे पास काम नहीं है क्या, वैसे तो तुम बड़े बिजी रहते हो, अब खेल रहे हो आजकल। तो अब इस लेवल पे ये समस्या है। तो उस लेवल पे जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, सोचता हूँ 2 बजे एग्जाम होता था, 12:30 बजे खेल के आता था, तो कितना हे दृष्टि से, घृणा से मुझे देखा जाता था कि भाई इससे कुछ होगा नहीं लाइफ में। तो ये भारत की स्थिति है। ठीक, हालांकि मैं अच्छा कभी खेला नहीं, लेकिन जो अच्छा खेलते हैं यही सेम बात तो उनके साथ भी। तो ये सारी समस्या है। सर इसमें एक पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में, काउंटर पॉइंट है कि जैसे युगांडा और कुछ अफ्रीकन देश हैं जिनके पास भी बहुत अच्छा इंफ्रा नहीं है, इवन हमसे भी बेकार है, लेकिन वो ओलंपिक्स में इंडिया हमसे अच्छा करते हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि जो इंडियन जो डाइट है, जो बेसिकली नॉर्थ इंडियन डाइट है, वो कार्ब्स उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत हैवी है, वो डाइट ही फॉल्टी है। पहले वाले सवाल का तो मैं इस पे एक जवाब है मेरे पास कि जब अंग्रेज थे यहाँ पे या उनके बाद भी, तब भी भारत इंडिविजुअल लेवल पे, चाहे मिल्खा सिंह हो या हमारी हॉकी हो, इंडिविजुअल लेवल पे इंडिया भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो पहली चीज उसेन बोल्ट को देख करके या कुछ इंडिविजुअल खिलाड़ी को देख करके ये नहीं सोचना है कि उनके यहाँ कुछ तो अलग है जो भारत शायद मिस कर रहा है। हाँ, दूसरे वाले सवाल पे शायद शुभम जी आप जवाब अच्छा दे पाएंगे, प्लीज। मतलब एक ये वैलिड पॉइंट है कि डाइट जो है वो कल्चर है, यहाँ पे कार्ब्स हैवी डाइट है, उसको चेंज करने की जरूरत है और धीरे धीरे वो चेंजेस आ रहे हैं। लोग प्रोटीन डाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। वो जनरेशनल चेंज होता है, वो टाइम लगेगा उसको आने में। लेकिन ये कह देना कि भाई एक हमें इंडिविजुअल और जो स्पोर्ट्स में जाते हैं वो अपनी डाइट को ध्यान रखते हैं। हमें पूरे सबकी डाइट, जरूरी नहीं कि पूरी पॉपुलेशन की डाइट ही ऐसी होनी चाहिए कि स्पोर्ट्स की तरफ होनी चाहिए, लेकिन जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हैं पहले स्पोर्ट्स से जुड़ना तो शुरू करें। जब जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़ेंगे वो अपने आप उस तरीके से डाइट अपनी मेंटेन करेंगे। जो इंटरनेशनल लेवल पे वो जमाने थोड़े हैं कि जूता नहीं दौड़ने के लिए। आज की स्थिति ऐसी है कि कोई खेल रहा है नेशनल लेवल पे, उसको डाइट का भी पता होता है, ट्रेनिंग भी होती है, सब कुछ होता है। मामला आई थिंक डाइट का उतना ज्यादा रहा नहीं है अभी। ठीक है, बाय द वे, हाँ प्लीज। नहीं, अब उसमें एक पॉइंट है कि जब हमारा जो चंक आ रहा है, जो हमारा जो यूथ आ, बेसिक पॉपुलेशन ही आ रही है, हमारी जो मदर्स है वो 50% एनीमिक है। जब उनके बच्चे होंगे तो वो खुद ही मतलब हेल्दी नहीं है, तो वो फिर आगे कैसे कर पाएंगे? उनका कॉग्निटिव स्किल्स और फिजिकल स्किल्स अभी ये मामला बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तक हम चले जाएंगे। नहीं, ठीक है, इनका पॉइंट वैलिड है, लेकिन उस तक ठीक है, ये एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये इतना प्रभावशाली हिस्सा मुझे न्यूट्रिशनल सपोर्ट का जो हिस्सा है, 10 साल पहले ये बात अगर आप कहते तो मैं बहुत जल्दी सहमत हो जाता। आज के समय में भारत में हर दूसरा आदमी जब जिम में जाता है और हाथ में लिए प्रोटीन और ना मालूम क्या क्या डाइट प्लान फॉलो करता है नेशनल वगैरह लेवल पे खेलने वाला या अच्छा खिलाड़ी,
आराम से उसको पता होता है, अवेयरनेस होता है, सोशल मीडिया का जमाना है। तो पहली चीज़ तो, और जब 2036 का ओलंपिक होगा उस समय तो भारत के आज के जो बच्चे हैं 10 साल वाले, 15 साल वाले, वो तो और अवेयर होंगे। तो न्यूट्रिशन का मुझे लग रहा है कोई फंडा अभी बचा नहीं है, आई थिंक। मतलब सर, हाँ क्वांटम कुछ कह रहे हो सर इसमें एक मिनट, एक और issue आ क्वांटम रहा का है कोई राय है, कि- एक बार ले लेते हैं फिर समराइज करते हैं। ओके ओके। जैसे आशु भाई ने बताया युगांडा और ये अफ्रीकन कंट्री हैं जो, ये मुझे लगता है ज्यादातर फास्ट ट्रैक में ज्यादा, मतलब स्प्रिंटिंग और वैसी चीजों में ज्यादा आगे हैं, क्योंकि वो उनके लिए जेनेटिकली थोड़ा एडवांटेज है। और किसी में इतना आगे नहीं है अफ्रीकन। अफ्रीकन ज्यादातर दौड़ में और ये फास्ट ट्रैक वाले जितने खेल हैं उसमें आगे। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि वो शायद एक जेनेटिकली एडवांटेज है जो उनको फायदा हाँ, देता जैसे है कहा ही था भाई, कुछ गेम में या कुछ इंडिविजुअल गेम में, है ना, जैसे आपने दौड़ वगैरह बताया। भारत, वो तो भारत, जब भारत के पास बहुत गरीबी थी, कॉलोनियल एरा में था, तब भी भारत कुछ गेम में अच्छा कर रहा था। तो इंडिविजुअल या कुछ गेम को, जैसे कुश्ती है, अब कुश्ती में भारत अच्छा कर रहा है, तो या फिर हॉकी में एक समय में अच्छा कर रहा था। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसको, फिर बाद में आपके सवाल जवाब ले लेंगे। खेलों में काफ़ी सफल राष्ट्रों ने, ठीक है, ये हो गया। सरकार, निजी संस्था, व्यक्तिगत स्तर, ठीक है, हो गया। ट्रेनिंग इंफ्रा, अब ये सवाल ही है, इसको ले ही लेते हैं चूंकि ऑलरेडी इस पे बात किया आंसू ने भी। भारत में ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यूट्रिशन के लेवल पे किस स्तर की प्रगति हुई है? ठीक, तो ठीक है, इसी पे ही बात कर लेते हैं। ट्रेनिंग पे तो काफ़ी प्रगति हुई है, क्योंकि साई के सेंटर्स हों या फिर बाकी जगहों पर अच्छे कोच आए हैं। लेकिन फिर भी अखबार में आपने देखा होगा, नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसा क्या है कि भारत में अब भी ट्रेनिंग के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं उपलब्ध हो पा रहा है कि स्विट्जरलैंड से उनको ट्रेनिंग करनी पड़ रही? अब ये तो इंडिविजुअल की बात हो जाती है। हमें अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर कल्चर डेवलप करना है, हमें एक पूल डेवलप करना है, तो उसके लिए इंडिया सर्टेनली बहुत काम कर रहा है ट्रेनिंग के लिए। जब एक इंडिविजुअल एक सर्टेन लेवल पर पहुंच गया कि हाँ भाई, इंडिया में इस लेवल तक ट्रेनिंग अवेलेबल है और मैं उस लेवल को अचीव कर चुका हूँ, अब वो इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीत रहा है बंदा, है ना। तो उसको तो सीधी सी बात है कि जहां पर बेटर ट्रेनिंग मिल सकती है, हो सकता है कि एक सर्टेन टाइप का क्लाइमेट की जरूरत हो, उसको सर्टेन टाइप के इक्विपमेंट्स की जरूरत हो, उसको सर्टेन टाइप के कोचेस की जरूरत हो जो यहाँ पर आने से मना कर रहे हों, तो इसलिए वो वहां पर ट्रेनिंग कर रहे होंगे, वो उनका मुद्दा है। लेकिन जहां तक रही बात कि पूल को ट्रेन करना, एक जो स्पोर्टिंग लोगों, स्पोर्टिंग कल्चर से जुड़ा हुआ ग्रुप है, उसको कोच करना, तो उसके लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसके थ्रू पहले नहीं अवेलेबल थे। यही रीजन रहा है कि इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है। लेकिन हाँ, अभी ये स्ट्रक्चर्ड तरीके से इसको बिल्ड किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर अलग अलग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, रीजनल सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, स्टेडियम्स बनाए जा रहे हैं, ब्लॉक लेवल पर स्टेडियम्स बनाए जाते हैं। हर एक एमएलए को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर जितने भी ब्लॉक्स हैं वहां पर एटलीस्ट एक स्टेडियम होना चाहिए। आप वो नहीं हो पाया वो अलग बात है, बट उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रेनिंग का और इन सब चीजों का, वो डेवलप हो रहा है और आगे अच्छा। इसका थोड़ा सा एक दूसरा पहलू शायद कोई स्टूडेंट भी इसमें ऐड कर सकता है। आपने सही कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि जैसे इंडिया जब 2036 के लिए बिडिंग करने वाला है, म्यूट कर लो भाई आप लोग, 2036 ओलंपिक के लिए बिडिंग करने वाला है, तो अहमदाबाद का चुनाव किया जा रहा है। अहमदाबाद क्यों? फिर पढ़ा कि अहमदाबाद में 350 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन पर स्टेट ऑफ द आर्ट, वर्ल्ड क्लास इंडोर फैसिलिटीज़ डेवलप किए जा रहे हैं, ठीक। नरेंद्र मोदी स्टेडियम तो वहाँ पे है ही। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ध्यान में रखते हुए उस मॉडल पर जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी ध्यान में रखा जा रहा है। जब इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिता कराने के लिए इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, खासकर आपको अपनी बिडिंग तक करने के लिए, तो वहाँ पे लोग compete कर सकें, निश्चित तौर पर उसके लिए बहुत ही वर्ल्ड क्लास इंफ्रा की ज़रूरत है। और ये सच है कि भारत में जो साई सेंटर्स हैं, और ये जब मैं बोल रहा हूँ तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कुछ जो स्पोर्ट को बहुत करीब से कॉलमिस्ट लिखते हैं, कवर करने वाले, उनके कुछ आर्टिकल के आधार पे कोट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी तो स्पोर्ट्स में कितनी क्या कमियाँ हैं उसको तो मैंने रिसर्च नहीं किया, कि भारत में जो साई के सेंटर्स हैं 11 और उनके रीजनल सेंटर्स, यहाँ पर भी उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है
जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। कुछ पे होगा लेकिन अधिकतर जगहों पर नहीं है। दूसरा, ये जो अर्बन कल्चर मान लिया गया है स्पोर्ट कंपटीशन को, वो भी एक बड़ी समस्या है। पता चलता है कि जो 2 टायर 3 टायर सिटीज हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, ना के बराबर है पूरे। हाँ, प्लीज बोलो। सर इसमें जो आपका जो सवाल था कि अहमदाबाद में, मतलब आपका जो जवाब था कि अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है या कराने की योजना है, तो उसका जो आपने रीजन बताया उसमें एक पॉलिटिकल रीजन मुझे ज्यादा लग रहा है कि वरना करा सकते थे तो कोस्टल स्टेट आंसू जब आप जवाब दे रहे हैं यूपी यहाँ पे इंटरव्यू में, तब इंटरव्यू में जवाब आप पॉलिटिकल रीजन को दूर दूर तक अपने दिमाग में लाओ भी मत। वी आर प्रिपेयरिंग एकेडमिकली, हम यहाँ पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं आंसू। दिस इज नॉट जनरल कन्वर्सेशन, जेनेरिक कन्वर्सेशन, ठीक है। तो जो चीज़ हमें बोलना ही नहीं है, जो चीज़ हम बोल ही नहीं सकते, उस पर बात करना भी आई थिंक बेकार है, ठीक है। ओके, तो ध्यान रहे इस बात का कि किस पर्पज के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ठीक। उद्देश्य हमेशा ध्यान रहना चाहिए। मैं बार बार शुभम जी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों ले जा रहा हूँ मॉडरेटर के तौर पे। शुभम जी के पास नॉलेज ज़्यादा होगा, लेकिन एग्जाम में हो सकता है स्टूडेंट को याद ना आए, पॉइंट वाइज ही कुछ याद आए। तो मैं चाहता हूँ कि इस सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे हासिल किया जा सके, वो अपना उद्देश्य है। आई थिंक आज मैं कुछ 12 बजे से ही लगा हुआ हूँ इस सेशन के लिए। जितने आर्टिकल्स मैंने पढ़े होंगे, जितने डिस्कोर्सेस देखे होंगे, इवन ओलंपियंस के मैंने इंटरव्यूज सुने होंगे, मुझे लग रहा है अगर मैं इस स्पोर्ट्स सेशन पे अगर लिखूं या बोलूं तो कई घंटे तक ये चल सकता है। पर वो किसी काम का है नहीं, आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में जो प्रोबेबल है उन पे अगर बात करेंगे, तो इसलिए अपने एग्जाम के दृष्टिकोण को हमेशा ध्यान में रखना है। तो प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो उसके साथ अधेर रहो। कोच की जहाँ तक बात है, कोचिंग की जहाँ तक बात है, ध्यान रखना, इस तरीके से जवाब मत देना, बहुत लोगों का नुकसान हो चुका है ना। तो जेन्युइन टाइप का बिहेव मत करो। तो जी सर, कोच की जहाँ तक बात है, शुभम जी आपको नहीं लगता है बीसीसीआई इतने पैसे वाली, वहाँ तो कोच की समस्या हो ही जाती है, किस खोलें उस खोलें, फिर गुरुग्रेग आ जाते हैं। कोचिंग की समस्या ऐसा है ना, अच्छे टीचर, अच्छा मार्गदर्शक सिर्फ यूपीएससी में कमी है, यूपीपीसीएस में कमी, ऐसा नहीं है, हर जगह बहुत कमी है। बहुत ही शानदार कोचिंग करता हो, बहुत एक्सपर्ट हो, मतलब ऐसा होता तो फिर बात ही क्या थी। अदरवाइज फिर आप देखिए, बैडमिंटन देख लीजिए, बैडमिंटन में गोपीचंद थे ना, गोपीचंद के आने के बाद का बैडमिंटन आप देखिए, उसके पहले का बैडमिंटन, ऐसा नहीं कि गोपीचंद ने कोई ओलंपिक में 10 गोल्ड मेडल ले आए, नहीं ना, लेकिन गोपीचंद की जो उन्होंने टीच किया, जो कोच किया, एक पूरी जनरेशन निकल के आई। ऐसे आपने विश्वनाथन की बात की, तो कोच की समस्या इतनी भयंकर है, इतनी भारी है स्पोर्ट में कि आप उसको आप सोच भी नहीं सकते कितनी क्राइसिस है वहाँ पे, लोग मिल नहीं रहे। अगले अगर सवाल की तरफ हम आगे बढ़े और समराइज करें, तो ऐसे कौन से खेल हैं जहाँ भारत, खेलो इंडिया कितना सफल, साई की भूमिका और इंडिविजुअल सवाल। मुझे लग रहा है लगभग हमने सब कुछ कवर कर लिया है। इंडिविजुअल जो सवाल हैं उन पे हम आएंगे। शुभम जी, इंडिविजुअल 3 सवाल मुझे समझ में आते हैं जो एग्जामिनर पूछ सकता है, सॉरी इंटरव्यूअर पूछ सकता है। आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? बहुत सारे ट्रांसक्रिप्ट में सवाल आपको मिल जाएगा। यही खेल आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्यों है? जीवन में खेल किस तरह से मददगार है? ठीक, आपसे भी, अच्छा पहले आप बताइए, मैंने कहा था ना कि आपसे सवाल पूछूंगा, आपसे खेल पर क्या सवाल पूछा गया, फिर इन 3 सवालों का सिरे से सीरियल वाइज आप आंसर कीजिए। आपका पसंदीदा खेल कौन सा है, और ये खेल, यही खेल आपको क्यों ज़्यादा पसंद है, और ये जीवन में किस तरह मददगार है। तो मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? मेरे कई सारे पसंदीदा खेल हैं। सबसे ज्यादा पसंदीदा खेल उन पसंदीदा खेलों में से, बताना चाहते हैं? पसंदीदा खेलों में से जिसमें मैं सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ अपना, वो चेस है। उसको खेलता भी हूँ, उससे रिलेटेड जो भी चीजें उसके सराउंडिंग में, जो अच्छे चेस गेम्स हैं उनको एनालाइज करना, उनको देखना, जो चेस प्लेयर्स रहे हैं उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में जानना, सब अच्छा लगता है। यही खेल क्यों आपको पसंद है सबसे ज्यादा? हाँ, तो ये खेल सबसे पहला, अगर अभी मैं बताऊं तो सबसे इजीली अवेलेबल, इजीली कभी भी खेल सकता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन रात के 12 बजे भी कहीं भी अफगानिस्तान वाले के साथ भी खेल सकते हैं, कहीं भी किसी के भी साथ खेल सकते हैं आप, अभी प्रेजेंट सिनेरियो की अगर बात करूँ तो। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक मेंटल एक्सरसाइज होती है, जो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, भले ही आप चेस का गेम खेलते हुए आप हार जाते हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो गेम आप इतना अच्छा खेले होते हो कि हारना जीतना मैटर ही नहीं करता है, बस यही सोच के अच्छा लगता है कि आई प्लेड वेल। तीसरा,
इसलिए भी मेरा ये फेवरेट प्लेयर है, फेवरेट गेम है, क्योंकि इसमें मतलब ऐसी चीजें सिखाता है हमें ये, जो चीज हम लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट वो है। फिर गलतियों को कैसे रिपीट नहीं करना है ना। फिर आगे का हमेशा दूरदर्शी होना बहुत जरूरी है। अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है कि हमारे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, कौन कौन से हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं, कौन कौन से हमारे पास मूव्स हैं जिनको हम चल सकते हैं। मतलब अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जानना बहुत जरूरी होता है। फिर इसमें टैक्टिक्स भी यूज होती है और स्ट्रेटजी भी यूज होती है। मतलब आपका जो एक कहते हैं ना कि स्टाइल भी है, और स्ट्रेटजी इन द सेंस कि बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है आपको। और जो सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि चेस जो है बहुत लॉजिकल साइंटिफिक तो है ही, उसके साथ साथ बहुत आर्टिस्टिक गेम है। अब जिनको जो लोग अगर थोड़ा बहुत जुड़े हैं उनको ये चीज समझ में आएगी। मुझे ये थोड़ा सा, मुझे इस पे अभी आपने बोला ना जो लोग खेल रहे हैं, मैं चेस का एक बहुत रद्दी लेकिन पैशनेट प्लेयर हूँ, ठीक। तो मेरी रेटिंग जान के आप हैरान रह जाएंगे, मैं कह रहा हूँ मुझे सिखा दीजिए। तो मैं पैशनेट बहुत हूँ, हर दूसरे आदमी से भिड़ने के लिए तैयार रहता हूँ, ऑनलाइन भी है ना। और अगर हार जाता हूँ तो रीच चैलेंज उसको कर देता हूँ, लेकिन वो रिजेक्ट कर देता है, भाई इतना रद्दी खेल रहा है उससे क्या खेलना। तो मुझे ये बताइए कि चेस ठीक है, चेस को लेकर के फिल्मों में या बाकी जगहों पे हमने देखा श्रीवुडनेस, पॉलिटिक्स, अच्छा बिसात बिछाया है। मतलब बिसात बिछाना है तो शतरंज की ही बिसात बिछती है। मतलब चेस या शतरंज की जो इमेज है ना, वो बड़ा नकारात्मक बना के रखी गई है। इस पर क्या कहना है आपका? नकारात्मक बनाकर रखी गई है, सही बात है। किसी मूवी में वो डायलॉग भी है शायद डैनी का या किसी का, कि मैं शतरंज नहीं खेलता हूँ, शतरंज खेलना मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि मैं दुश्मन को अपने सामने बिठाता नहीं हूँ, और दोस्त के साथ चाल चलना मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए उसको निगेटिवली इतना देखा जाता है, क्योंकि उसमें ऐसा है कि आप धोखा दे रहे हैं किसी को, आप छिपा के चीजें चलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप कई बार ब्लफ करते हैं अपने मूव्स के थ्रू। तो इसलिए उसको इस तरीके से देखा जाता है, इसलिए उसको निगेटिवली। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि बॉबी फिशर एक चेस प्लेयर रहे हैं, ग्रैंड मास्टर थे, बहुत बड़े वर्ल्ड, मतलब काफी टाइम तक वर्ल्ड चैंपियन भी रहे वो। और उन्होंने नए टाइप के चेस, जो अभी फ्री स्टाइल चेस और ये सब है, उसको भी डेवलप किया। लेकिन वो बंदा बोलता है कि आई हेट चेस द मोस्ट। उसने जब उन्होंने पूछा था जर्नलिस्ट ने, उन्होंने बोला था कि आई हेट चेस द मोस्ट, तो उन्होंने बोला क्यों, व्हाई? तो उसमें उनका जवाब था बिकॉज आई नो इट वेरी वेल, इसलिए आई हेट इट। जब आप किसी चीज को बहुत अच्छे से जान जाते हैं, किसी चीज को या किसी इंसान को, तो आप उसकी कमियों को भी जान जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे ये रीजन हो सकते स्टेटमेंट हैं। बहुत लोगों को पर्सनल लग जाएगा, दुखी हो जाएंगे कि आप जब किसी को बहुत ज्यादा जान जाते हैं तो फिर उससे दूर हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा चेस के संदर्भ में ना ही बोला जाए। आपसे दूसरा सवाल कर लेता हूँ। तो वो क्या था? मतलब चेस पे अगर बात करना शुरू करिए तो फिर बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन हो सकता है, इतना वर्सेटाइल और इतना है। तो खैर, वो जगजीत सिंह की एक लाइन भी है, वो दूसरे संदर्भ में हो जाएगा। जब मैंने उसको क्या था, उसके बारे में सोचा नहीं था, तनहा तो था मगर इतना नहीं था। तो जब आदमी जान जाता है तो ये इमेज बुरी थी पर इतनी भी नहीं थी, अच्छी थी पर और बुरी होगी। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, ऑब्वियस है कि आपका पसंदीदा खेल कौन सा है, उसका सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय योगदान क्या हो सकता है। व्यक्तिगत संदर्भों में भी सवाल पूछा जा सकता है। जो भी आपके पसंदीदा खेल है, आप कोई भी एक खेल, उसके बारे में बेसिक्स, जैसे आपके एक परिचित ने, डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है, आपके एक परिचित से सवाल पूछा गया था टाई ब्रेकर के बारे में, तो मित्र से, तो उस समय चल रहा था चेस, इसलिए टाई ब्रेकर पूछा गया। तो जो भी खेल आपका पसंदीदा है, उस खेल का जो करंट संदर्भ है, कोई प्रतियोगिता हुई है क्या, कुछ ओलंपिक चल रहा है क्या, या उस समय जो रूल्स कुछ विवादों में है या कोई भी टर्म विवादों में है या चर्चा में है, उनको ठीक से आप तैयार कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि 1 घंटे होने वाले हैं, हमारे जो संवाद थे वो खत्म होते हैं। सोहम जी, आप कुछ कहना चाहें तो, अदरवाइज स्टूडेंट के जो सवाल होंगे उसको हम लेंगे एक एक करके। आप कुछ कहना चाहते हो तो कह लीजिए, उसके बाद स्टूडेंट के सवाल लेते हैं। नहीं, अभी मुझे स्पेसिफिकली कुछ नहीं कहना है, जो सवाल होंगे उसके थ्रू तो एक एक करके आपको इस सेशन से, इस थीम पर, स्पोर्ट की थीम पर, अगर आपके मन में कुछ भी सुझाव है, चर्चा है, सवाल है, संशय है, तो आप पूछ सकते हैं, साझा कर सकते हैं एक एक करके।
सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे राजेश, आपकी आवाज कोच साफ नहीं आ रही है, है थोड़ा आप माइक्रोफोन पर एडजस्ट कीजिए। था कि जैसे कोई स्पोर्ट्स ऐसा है नहीं कि जिसको हॉबी के उस पे बता सके, लेकिन जैसे इंटरेस्ट मुझे रनिंग का है, तो लेकिन उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल 2-4 लोगों को ही जानता हूँ, तो क्या ये बैकफायर कर जाएगा अगर उस पर मैं थोड़ी बहुत रिसर्च करके जाऊंगा लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछ लें वो लोग, इसको कैसे डील करें? कहना ही चाह रहा था, वो आर्टिकल में शेयर करूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें बहुत दौड़ने के बारे में उन्होंने कहा कि भाई इसमें पीड़ा भी है, इसमें आनंद भी है, इसमें अध्यात्म जैसी भी अनुभूति होती है। बाकी शुभम जी बताएंगे दौड़ने पर कुछ आप कहना चाहेंगे क्या? रनिंग बहुत क्लोज है मेरे तो। आप जो आपने बोला ना कि अध्यात्म है, मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया है जब मैं रनिंग करता हूँ तो वो एक अलग मेडिटेटिव स्टेज होती है जब आप रनिंग कर रहे होते हैं तो, क्योंकि आपको कितनी देर तक आप उस पे फोकस्ड रहेंगे, रनिंग पे नहीं रह पाएंगे, तो आप अपने आप से बातें करना शुरू कर देते हैं। अगर आप लॉन्ग रनिंग करते हैं तो बियॉन्ड 5, लॉन्ग रनिंग मतलब बियॉन्ड 5 किलोमीटर की आप जब रनिंग करते हैं तो जब आप अपने आप से बातें करना शुरू करते हैं तो आप उसमें वही इंट्रोस्पेक्शन और वो सारी चीजें करते हैं, तो वो मुद्दा है वो और खिंच जाएगा। बाकी जो पॉइंट था इनका कि रनिंग अगर मैं करता हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए इंटरव्यू में ये बात शायद आपसे भी हो रही थी निशा जी, जितना हम पहले से प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, अगर मुझे पता है कि मैं वहां पे रनिंग बोलने वाला हूं तो इंटरव्यू में घुसने से पहले जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रिपेयर हो सकते हैं आप उतना प्रिपेयर हो जाइए। उसके बाद वहां पर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे और आपको नहीं पता है तो ऑनेस्टली बोल देना है कि सर नहीं पता है, मुझे मुझे इतना ही पता है इसमें, या फिर इस चीज के बारे में नहीं पता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको बताऊं, मुझसे चेस के बारे में क्वेश्चन जैसे अभी पूछ भी रहे थे कि चेस से क्वेश्चन पूछा गया था, मैं चेस बहुत फॉलो करता हूँ, एक्सटेंसिवली फॉलो करता हूँ पिछले काफी सालों से, फिर भी मुझसे क्वेश्चन पूछे गए उसमें नहीं बता पाया मैं। मुझसे उन्होंने एक प्लेयर का नाम पूछा, क्लोजिंग रिमार्क्स में था वो, जबकि बोला जाता है कि लास्ट क्वेश्चन आपका बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। तो शीलवर्धन सर ने मुझसे किसी, अभी भी मुझे नाम याद नहीं है, किसी प्लेयर का नाम लिया, उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपको इनके बारे में पता है? मैंने कहा सॉरी सर मुझे नहीं पता है। तो उन्होंने खुद ही बताया कि आप जा करके देखना, ये पर्टिकुलर मूवी है, ये इन पर्टिकुलर प्लेयर्स इस पर्टिकुलर प्लेयर के लिए थी और जरूर जाके देखना। तो अगर नहीं पता है उतना तो नहीं बताएंगे, उसमें कोई वो नहीं है, और मतलब मुझे खराब नंबर नहीं मिले हैं। उसके पहले मुझसे जैसे क्वेश्चन पूछा कि वो बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था कि जो गुकेश का मैच था और दिंग लिरेन का वर्ल्ड चैंपियनशिप का लास्ट मैच था, उसका एनालिसिस क्या था, क्यों वो जीत गया था और क्यों हार गया था, तो वो मुझे पता था, वो मैंने बता दिया था। तो जो पॉइंट बेसिकली मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ कि अगर आपने सोच रखा है कि मैं रनिंग बोल सकता हूँ वहां पे तो रनिंग के लिए आप जितना प्रिपेयर हो सकते हैं, आपके पास जितना टाइम है, जितना आप उसको दे सकते हैं उतना दीजिए, प्रिपेयर्ड रहिए, और उसके बाद फिर वहां पर किस टाइप का क्वेश्चन आता है उस हिसाब से उसको एड्रेस करिए। नहीं आता है तो सिंपली ऑनेस्टली बोल देना है। एग्जैक्टली, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। कितना भी आप पढ़ लें, कितनी भी प्रिपरेशन कर लें, मैं उदाहरण इसका देता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो 2-2 3-3 महीने प्रिपरेशन करते हैं, कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं जो बेसिक्स उनको समझता है, अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप प्रिपरेशन कीजिए, हर चीज़ के लिए तैयार रहिए। इसके फायदे क्या होंगे? फायदे होंगे, आपका इन्फॉर्मेशन बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा कि मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। अंत में आपका डिफेंस सिस्टम किस तरीके से काम करेगा डिफरेंट थिंग है, वहाँ पे कैसा परफॉर्म करेंगे डिफरेंट थिंग है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस आप लेकर के जाओगे इंटरव्यूअर के सामने प्रिपरेशन के बाद, वो नेक्स्ट लेवल पे होगा। ठीक, तो आपसे यही आग्रह है कि आप तैयारी कीजिए, लेकिन किसी भी ऐसी चुनौती के सामने जो आपको पता ही नहीं, अनएक्सपेक्टेड है और पूछ लिया, तो ऐसे हड़बड़ा नहीं जाना है कि अरे ये तो तैयार ही नहीं था। अरे ठीक है ना, फैक्ट कुछ भी। मुझे याद है जब मैंने साल 2022 में मैंने एक अपना मॉक दिया था विजेंद्र सर को वहाँ पे दृष्टि में, तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आपसे फैक्चुअल सवाल पूछा जाएगा, एक्चुअली मैंने उनको आंसर सारे अच्छे दिए थे, लिटरेचर पे वो आ गए थे तो उस पर भी अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत में पिछले 100 सालों में उस लेवल का साहित्य नहीं लिखा गया जिस लेवल का साहित्य भारत में लिखा जाता था उसके पहले। ठीक है ना, तो क्या भारत अब बंजर हो गई है साहित्य की दृष्टि से? तो आंसर उनको अच्छे दिए थे जहाँ पे उन्होंने कॉन्सेप्चुअल कुछ या ऐसा एनालिटिकल पूछा था, फैक्चुअल नहीं बता पाया था, तो मैं बड़ा डाउन था। तो उन्होंने कहा कि अगर आप से फैक्ट्स पूछे जाएंगे आप बता सकते नहीं बता सकते, दोनों में से एक ही होगा। तो फैक्ट के लिए बहुत तनाव लेना नहीं है,
है ना। संयमित रहना, ये भी नहीं कि आप नहीं बता पाए फिर भी बेशरम हो रहे हैं, हंस रहे हैं। संयमित रहना है, चेहरे पे एक स्मृति, एक तैरती रहनी चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस आपका झलकता है, ठीक है ना। नहीं बता पाया हूँ, ठीक है, सॉरी, थोड़ा फील किया, लेकिन उसके बावजूद फिर से आप तैयार हो गए, ठीक है। कोई और मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर हॉबी और इंटरेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ये बहुत जेनेरिक और बहुत सस्ते सवाल हैं जो हर इंटरव्यूअर पूछता रहता है, हॉबी क्या है, इंटरेस्ट क्या है। पहली चीज, इनको एग्जैक्टली सेग्रीगेट करना तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा टेक्निकल परिभाषा है। बताइए शुभम जी। मेरा इसमें यही है कि इंटरेस्ट जो है, कई बार आप उसको परस्यू नहीं कर पाते हैं, आपका इंटरेस्ट होता है बट आप उसको परस्यू नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज और ये सब कुछ। हॉबी आप उसी चीज को बोल सकते हैं जिसको आप परस्यू कर रहे हैं, उसको नहीं बोल सकते हैं जिसको आप परस्यू नहीं कर रहे हैं। इंटरेस्ट आप उसको भी बोल सकते हैं जिसको आप परस्यू नहीं कर रहे हैं बट आपको इंटरेस्ट है उसमें, उसकी चीजों को जानने के बारे में। बहुत लोग होते हैं जिनको फुटबॉल में इंटरेस्ट होता है बट वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं। बहुत लोग इंडिया में तो मतलब बहुतेरे ऐसे पड़े हैं जो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ना के बराबर खेलते हैं, बट वो पूरी जितनी भी प्रीमियर लीग्स होती है उसके लिए एकदम नर्डी तरीके से उसको फॉलो करते हैं, उसके एकदम वो होते हैं। तो मतलब मुझे यही डिफरेंस लग रहा है कि हॉबी आप परस्यू करते हैं। हाँ, इंटरेस्ट तो बहुत सारी चीजों में हो सकता है, हॉबी कम ही होती है। एक और चीज बोलते हैं, एक और डिफरेंस बोलते हैं कि हॉबी वो है जो आप अपने जिसको करके आप अच्छा फील करते हैं, आप अपना स्ट्रेस दूर करते हैं और ये सब करते हैं, और वो आपका पास टाइम होता है हॉबी। इंटरेस्ट आपका हो सकता है पास टाइम ना हो, जैसे हो सकता है कि इंटरेस्ट आपका ट्रेडिंग है या फिर जिससे आप पैसे कमा रहे हैं, टीचिंग है, तो जिससे आप अपना कुछ अर्निंग भी कर रहे हैं। वो अलग बात है कि लोग ये कहते हैं कि आपकी हॉबी आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और वही आपका पैशन होना चाहिए, वही आपका प्रोफेशन होना चाहिए। तो वो फिर थिन लाइन होती जाती है, वो फिर एब्स्ट्रैक्ट होता चला जाएगा आंसर। ठीक है, और कोई नेक्स्ट? सर इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट बदलता रहता है समय के साथ, जल्दी जल्दी बदलता रहता है। और जो हॉबी होती है वो मोर और हॉबी लेस भी कांस्टेंट होती है, वो मतलब एक हॉरिजॉन में वो कांस्टेंट होती है। और दूसरा है कि हॉबी के लिए मतलब आप ऐसा है कि आप थके हुए हैं, लेकिन कुछ चीज आपकी हॉबी है तो आप उसके लिए फिर भी आप खड़े हो गए, मतलब आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, बीमार नहीं है, आप उसके लिए इंटरेस्ट ये है कि आप उसे टाल देंगे कि मेरा इंटरेस्ट है लेकिन मैं थका हुआ हूँ, बोले इसको कभी और देखता है या कर सकता है। तो ये वैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई और मित्र? अगला सवाल, कोई और स्टूडेंट? जी सर बोलिए। मेरा सर एक, जैसे अभी हॉबी इंटरेस्ट पे बात हुई तो मेरे सामने एक ये सुविधा है कि अभी के समय तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ ऐसा। जैसे आज से 3 साल पहले मैं थिएटर किया है, मैंने 3-4 साल ओपन माइक्स भी करता था, हारमोनियम और ये सब, मतलब क्रिएटिव काम करता। लेकिन अभी तो सर सब छूट गया है पढ़ाई के चक्कर में, सही बताऊं तो। मतलब सत्य बात ये है कि कोई भी हॉबी परस्यू नहीं कर रहा हूँ मैं, तो फिर जाके तो झूठ ही बोलना पड़ेगा। नहीं, पहली चीज तो क्वांटम झूठ क्यों बोलना पड़ेगा। यूपीएससी में तो डैफ में सीधा सीधा हॉबी का सेक्शन होता है, यहाँ तो भी ऐसा है नहीं, वो पूछेंगे तब आपको बताना है। तो पहली चीज झूठ तो बोलना नहीं। शुभम जी, मुझे लगता है पर्सनली कि अगर ये सवाल मुझसे पूछा जाए, जो कि कभी पूछा नहीं गया हॉबी के बारे में, मुझे याद है कि मॉक में मुझे पूछा गया था, है ना। तो शुरुआत में लिखता था इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्सेस, है ना। 2022 जिस मॉक का मैं हवाला दे रहा हूँ उनका, विजेंद्र सर का, उसमें लिखा था इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, बौद्धिक संवाद चर्चा। उन्होंने कहा बौद्धिक चर्चा क्या होती? चर्चा होती है, उसको बौद्धिक आप है या नहीं है आप कैसे कह सकते हैं। तो अंत में जब ऐसा कुछ हॉबी होता नहीं है, अभी पता लगेगा उस पर घुस घुस के सवाल पूछना शुरू कर दो, इसलिए बचता भी है आदमी। सिंपल कह देना है सर, हॉबी की अगर टेक्निकल परिभाषा में जाए, जैसे कि सोम जी ने बताया, तो शायद कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों में है जिनको करने से मुझे एक आत्मसंतोष और एक अच्छा फील होता है, और जिसे मैं करता हूँ। कभी समय होता है, कभी नहीं होता है, समय के साथ जो बदलता भी रहा है, और पढ़ाई के दबाव में बहुत ज़्यादा मैं उसको परस्यू भी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं करना चाहूँगा या पसंद करता हूँ। फिर आप बता दीजिए बेसिक बातें, वो समझ जाएगा। हाँ, ओके। और ये ईमानदार आंसर भी होगा। क्या कहते हैं आप? हाँ, सही बात है। जैसे इनका ये था ना कि मैं इनके अगर क्वेश्चन को एग्जैक्टली समझूं अगर, तो ये बोल रहे हैं कि कभी 2-3 साल से मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो क्या बताऊं। आप जो पहले करते थे आप उसको भी बता सकते हैं अपनी हॉबी, ऐसा कोई नुकसान नहीं है। आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए, वहां पे तो बात कर रही ना, वहां पे मुश्किल ये है कि आपको ये बोलेंगे कि आप थिएटर करके दिखाओ, आप ये करके दिखाओ, और उतना प्रिपेयर्ड हो सकते हो मेरे ख्याल से अगर आपने उसको उस लेवल तक परस्यू किया है तो। डायलॉग वगैरह पूछ सकते हैं जो तुम्हें बता सकते हैं। हाँ, तो बस एकदम आप उसको लिखिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको आज भी खेल के आए हो कि मतलब अगर
किसी का बैडमिंटन खेलना इंटरेस्ट है तो आज सुबह खेल के आया हो कि नहीं खेल के आया हो, ये थोड़ी कहेंगे वो, और कहेंगे भी तो कह दिया कि हाँ भाई खेल के आया हूँ मैं, जाओ आप चेक कर हाँ लो। पंकज, क्या सवाल है आपका? एक बार पंकज का सवाल ले लेते हैं। बोलो क्वांटम, कुछ एनीथिंग एल्स? जैसे सर नमस्ते। मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, तो मैंने गाँव के बहुत खेल खेले हैं। तो अगर मैं जैसे कंचे हो गए, गिल्ली डंडा हो गया और ये सारे, तो ये डालना सही रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं, उसको अभी आप नहीं करते हैं ना, आप गिल्ली डंडा अभी खेलते हैं क्या? मतलब वो बहुत ऑड लगेगा, कंचे खेलना अभी आप कंचे खेलते हैं क्या? नहीं करते हैं। अब बचपन, ऐसा अब आप बताइए कि पहले किया और अभी हाँ कर सकते बचपन हैं में छुपी atleast। छुपान भी खेलता था, तो वो नहीं करना है। पंकज बोलिए, अगला सवाल क्या है भैया? आपका सवाल क्या है? सर नमस्ते। मैं हॉबी में सर मेरा बैडमिंटन है, तो उसमें मैं चिड़िया का वजन कितना होता है, कोर्ट की लंबाई, ये सब भी तैयार करना होता है कि बस ऐसे मोटे मोटे खिलाड़ियों को जान जाए बस इतना काफी है? बिकॉज मैं रोज बैडमिंटन खेलता हूँ। एक तो इसके लिए मैं बोल दूं पंकज, कि मेरा इसका जवाब शुभम जी आप ही दीजिएगा, लेकिन इसमें एक लाइन मैं ऐड करूंगा। हाँ, लगभग 99% लोगों के पास जो भी रुचि होती है, जो भी गेम खेलते हैं, चाहे क्वांटम जैसे बोला, चाहे 3 साल से खेलें या चाहे रोज खेलते हो, ये पिच की चौड़ाई लंबाई तक नहीं पता होता है, ये टाई ब्रेकर जैसे टर्म नहीं पता होते हैं। तो अगर नहीं पता है तो तनाव मत लो, लेकिन जिस गेम को आप बोलने जा रहे हो उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना थोड़ा जरूरी है। शुभम जी बाकी इस पे बताएंगे। देखिए आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? अब इंटरव्यू की तैयारी जब आप कर रहे हैं तो सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप इस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं कि अगर मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया जो मैं नहीं बता पाया तो उसके बाद मुझे कैसे टैकल करना है। और सबसे जो अच्छी तैयारी वो ये होती है कि मैं ये कोशिश करूं कि कोई ऐसा क्वेश्चन आए ही ना कि जो मैं ना बता पाऊं। तो सीधी सी बात है, जब आपको पता चल गया है कि आप बैडमिंटन लिखने जा रहे हैं और आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन, आपको ही पता है ये चीज कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कोर्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो उसको याद कर लीजिए। 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। आप जितनी देर बैडमिंटन खेलते हैं, 1 घंटा खेलते हैं, उससे 15 मिनट आप इंटरव्यू से पहले निकाल लेंगे तो ये चीजें याद हो जाएंगी, ये फैक्ट्स आपको इंटरनेट पर तुरंत मिल जाएंगे। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। और अगर इंटरव्यूअर को फंसाना होगा तो वो फंसा ही देगा आपको, आप कितनी भी किस भी लेवल की तैयारी कर लीजिए। Okay, sir. हो सकता है Thank you. मतलब सही सही कह रहे हैं। इतने टेक्निकल में अगर जाएगा तो क्या ही, जैसे रील्स में कहीं, रील्स फैक्ट्री वाली जो कोचिंग है ना, उसमें एक इंटरव्यूअर है, उसने पूछा मैंने D6 चल दिया, अब आप चलिए। अब वो चेस खेलने वाला, उसकी हॉबी तो उसको समझा ही नहीं भाई। इस तरीके से भी होता है ना, क्योंकि जनरली वैसे लोग खेलते हैं, कौन याद रखता है इस तरह से। ठीक है। नहीं, जो थोड़ा ज्यादा खेलते हैं वो ऐसे भी याद रखते हैं। एक्चुअली अगर आप देखें तो शेरलॉक होम्स मूवी है, उसमें जो मेरे ख्याल से जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाली मूवी है, उसमें सेकंड पार्ट में जो मोरियार्टी से लड़ाई होती है, उसमें वो लोग ओरली चेस खेलते हैं। अगर किसी ने देखी हो, पता नहीं आपने शेरलॉक देखी होम्स है? मैंने देखा है, लेकिन वो ध्यान नहीं आ रहा है, काफी साल हो गए, देखा है मैंने। हाँ, लास्ट में जो एक उनकी आपस में एक फाइट होती है, उसमें वो फाइट करते हुए चेस खेलते रहते हैं और उसमें वो मूव्स बोलते रहते हैं और एट लास्ट शेरलॉक होम्स जीतता है। खैर, तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है, वही चीज है कि इससे बस आपका इंटरेस्ट पता चलता है किस लेवल तक आपका इंटरेस्ट है, बस, और कुछ नहीं। और बाकी वो बात तो इंटरव्यूअर की है कि वो कैसे अरे जेनेरिक हो भाई, और कैसे आप सब जवाब जेनेरिक दे रहे रहना है। मास्टर ऑफ नन टाइप का है, जैक ऑफ ऑल टाइप का है। गिल्ट नहीं रखना है पहली चीज तो। वो क्या है ना, इनकन्वीनियंस कितनी भी हो है, आजकल चल रहा है ना कि इनकन्वीनियंस 1000 है पर जिंदगी गुलजार है। कितनी भी वहां पे आपको दिक्कतें महसूस हो कि इंटरव्यू के दौरान, उसके आसपास समय में कुछ भी हो, तो वो जीवटता साथ में रखना कि कुछ नहीं होता है, मुझसे बेहतर यहाँ कोई नहीं है। जो भी समस्याएं मैं फेस कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा समस्याएं बाकी लोग फेस कर रहे हैं। इंटरव्यू का सबसे बड़ा पार्ट है कॉन्फिडेंस, उससे बड़ा पार्ट है स्मार्टनेस। कोई और सवाल हो तो बताइए, ले लेते हैं। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सर। एनीवन एल्स? किसी का रिटर्न में आया क्वेश्चन, मैसेज में आया था किसी का क्वेश्चन। सर 2 क्वेश्चन है मेरे। सर आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए। सर 2 क्वेश्चन है मेरे। एक तो ये कि फेवरेट स्पोर्ट में क्रिकेट ही है, हालांकि वो खेले हुए भी एक जमाना हो गया और सचिन तेंदुलकर के रिटायर होने के बाद देखने का भी इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। तो क्या ये बहुत क्लीशेड जवाब हो जाएगा या फिर ठीक है? अगर मैं इंटरव्यूअर रहूंगा यार, तो मैं तो बहुत अच्छे मार्क्स दूंगा क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। आफ्टर सचिन तेंदुलकर रिटायर्ड, मेरा इंटरेस्ट एकदम डिक्लाइन होता चला गया और अब इस लेवल तक आ गया है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा होता है तो मुझे ऐसा लगता है साउथ अफ्रीका जीत जाए तो ज्यादा अच्छा है।
इसको सर इसमें मेरा एक ऐड ऑन है। अभी भाई इस तरह की आशिकी नहीं देखी मैंने। ठीक है यार, मतलब नहीं, मैंने किसी को इस तरह से चाहा ही नहीं। क्या है सचिन, क्या कोई और, तो ठीक है, इसके चाहत पे, आपकी चाहत पे नंबर मिल जाएगा, या हो सकता है उसको बुरा लग जाए। इतना भाई कौन होता है? हाँ एग्जैक्टली, बुरा भी लग सकता है, अच्छा भी लग सकता है, ये तो मेरा बहुत मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था सर, क्या कि क्रिकेट कहना ओके है या फिर ये बहुत क्लीशेड है कि भाई सब क्रिकेट ही कह रहे हैं तो तुम कुछ अलग कहो? नहीं नहीं, कोई नहीं कहता क्रिकेट। आजकल सब यही सोचते हैं कि सब क्रिकेट कह रहे होंगे इसलिए मैं क्रिकेट नहीं कहूंगा। तो आपका ये काफी यूनिक रहेगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए। और इसमें देखिए, मुझे ये भी लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिकेट अगर सब कह रहे हैं तो आप नहीं कह सकते हो। कोई भी हॉबी सब एक साथ फॉलो कर सकते हैं, सब एक साथ परस्यू कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। बस एक ही कंडीशन है कि आपने अगर उसको लिखा है एज अ हॉबी और एज एन इंटरेस्ट, आपको पता होना चाहिए उसके बारे में अच्छे से, आप उस पर ब्लफ नहीं कर रहे हो, आपसे जो पूछा गया है आप उसको प्रॉपरली जवाब दे पा रहे हैं, और अगर नहीं आ रहा है तो आप हम्बली मना कर पा रहे हैं। सिंपल सी बात है, वो कुछ भी आप लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मना करना गलत आंसर देने से हमेशा अच्छा होता है। प्रिया का एक सवाल था मूवीज वगैरह पे, बिल्कुल मूवीज देख, अगर आप देख रहे हैं तो आप बिल्कुल उसको कोट कर सकते हैं, कभी कभी बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक दूसरा सवाल, तो एक सवाल करो, समय की लिमिटेशन है एक्चुअली, मुझे और भी काम करने, शुभम जी को भी काम रहते हैं, तो चाहो तो लिमिट योर क्वेश्चंस एंड टू द पॉइंट रहे तो ज्यादा ठीक रहेगा। पहली चीज तो ये है कि जो भी हॉबी लिखना है, इसी एक लाइन में समराइज करता हूँ, दिस इज यूपीएससी, सॉरी यूपीपीसीएस। यूपीएससी में लिखना होता है हॉबी पहले ही, तो उनको पता होता है, आपको पता होता है, फिर आप उस पर ठीक से प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पे चूंकि आपसे वहाँ पे ओरली पूछ सकते हैं, जो कि सामान्य प्रश्न बनता है उनका, ठीक, भले आप डेफ जैसा सिस्टम नहीं है, तो आप जो भी हॉबी लिख रहे हैं उस पर बेसिक तैयार कर लो। और ये लिखना ठीक है, ये लिखना नहीं ठीक है, हम भी जब डेफ 2 भरते थे तो ऐसे लगता था जैसे करना है नहीं करना है। सोम जी, आपने कितना चैलेंज फेस किया, बहुत सारे लोग ये भरना है। अपनी जब बातचीत हुई थी, आई थिंक मैं हैदराबाद था और आपसे बात हो रही थी, तो हॉबी में ये कौन सा लिखना है, 4-5 आपके पास लिस्ट था, क्योंकि बहुत कुछ करने को था। तो मैंने कहा था कि भाई जो आपको लिखना है लिख दो, हम तैयार कर लेंगे उसे, ठीक है। तो अंत में तुम अगर ये भी लिख दोगे कि मैं ना स्पेस शटल देखता हूँ बैठ करके रात में, तो हम वो भी तैयार कर लेंगे, डोंट वरी। अंत में आपसे हम एक डेफ 2 जैसा ही एक फॉर्मेट में डिटेल भरवाने वाले हैं। जब रिजल्ट आ जाएगा तब, चूंकि अभी फिर बहुत सारे लोगों का कर नहीं सकते, तो रिजल्ट आ जाएगा तो डेफ 2 टाइप का ही एक फॉर्म भरवाएंगे और फिर हम आपको इंडिविजुअली गाइड करेंगे उस पर, डोंट वरी। बिल्कुल। अभी मूवीज पे क्या ट्रांसक्रिप्ट दे देंगे, मूवीज पे क्या क्या सवाल बना है, बेसिक सवाल, कौन सा मूवी पसंद है, किस टाइप का मूवी पसंद है, क्यों पसंद है, यही सब ना। और क्या हो सकता है मूवी पे, क्या उससे आपने सीखा? एग्जैक्टली मतलब आप अगर, सीधी सी बात है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा वो एक्सपेक्ट करेंगे कि मूवीज से आपने कुछ ऐसी भी मूवीज देखी हो जो आपको इन्फ्लुएंस की है। कोई ऐसी मूवी है क्या जो आपको इन्फ्लुएंस की है, तो बेसिक, और जिसका सोशल इम्पोर्टेंस है, जो सोशल चेंज में कुछ रोल प्ले की है, या फिर सोसाइटी को कैसे रिफ्लेक्ट करिए। मतलब बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, वो डिस्कस करना काफी ठीक बड़ा है, बिल्कुल। डीडीएलजे और भोजपुरी जैसे फिल्मों को परहेज कर लेना, ठीक है, बाकी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, फिलहाल कोई और नेक्स्ट क्वेश्चन? सर बाकी लोगों के एक बार सवाल ले लेता हूँ, फिर करेंगे, थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए बाकी लोगों को। यस प्लीज, एक बार हैंड रेज करो, एक एक करके सवाल पूछ लेते। बोलिए सूर्य भांजी। सर मुझे रिसर्च पेपर राइटिंग बहुत पसंद है और मैं सेमिनार में पार्टिसिपेशन कर रहा हूँ। सूर्य भांजी, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही, थोड़ा सा माइक्रोफोन एडजस्ट करेंगे क्या? सर मैं रिसर्च पेपर राइटिंग करता रहता हूँ, रिसर्च पेपर लिखता रहता हूँ, और मैं बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार पार्टिसिपेशन लगातार मेरा होता रहता है। तो क्या मैं सर उसको हॉबी के तौर पर कर सकता हूँ? हाँ एकदम, लिख सकते हैं, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका इंटरेस्ट है, आपकी हॉबी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये है कि आपसे फिर वही पूछेंगे कि लास्ट आपका, हाँ, जैसे मेरे उसमें स्टाइल होती है, APA स्टाइल, और कितने रिसर्च पेपर आपने किए, क्या क्या टॉपिक्स हैं, आपके रिसर्च के एरिया क्या है, उस टाइप का पूरा इसमें एक छोटा सा, सूर्यभान जी, मैं इसमें एक छोटा सा मेरा बस सजेशन था, जो काम आप कर रहे हैं ना, अगर उसका वो आपके प्रोफेशन का हिस्सा है,
आप वो ड्यू टू प्रोफेशन अगर जी, कर रहे हैं तो हॉबी में मत लिखना, शायद ऐसा ठीक नहीं रहेगा। प्रोफेशन का हिस्सा है, फिर वो हॉबी है, थोड़ा सा ऐसे होता नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जिनका प्रोफेशन और हॉबी सेम होता है। तो अगर ऐसा है तो ठीक है, अदरवाइज हॉबी कुछ दूसरा लिख सकते हैं, है ना। नहीं तो पता चलेगा जैसे टीचर के तौर पे मैं नौकरी कहीं करता हूँ सपोज, अगर ये तो मैं अगर ऐसे कभी कभी पढ़ा देता हूँ, मुझे पसंद है, ठीक है, लेकिन नहीं सर, मेरा प्रोफेशन नहीं, प्रोफेशन फिर नहीं, लिख सकते लेकिन हैं, फिर लिख सकते हैं। जैसे मैं पीएचडी हूँ तो मैं करता हूँ, मेरी हॉबी है, अब मुझे जरूरत नहीं है लेकिन मैं करता हूँ हॉबी के तौर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई मित्र पर। प्लीज बोलिए जिसके भी सवाल हो, है ना। जो लोग पहले सवाल पूछ चुके हैं वो रहने दें ताकि सबको कवर कर सके। एनीवन एल्स? हेलो हाँ हेलो। आदित्य बोलो। हाँ सर, सर मुझे स्टैमरिंग की सर समस्या है। पिछले इंटरव्यू में एकदम ब्लैंक ही हो गया था, तो मतलब कोई जवाब ही नहीं दे पाया था, तो इंटरव्यूअर सब हंसने लगे थे। उसके बाद बोले कोई और ऑप्शन भी है आपके पास, ये उन्होंने कहा था। सर क्या इसमें? मैं बोलूं? अभी तो आपने एकदम स्टैमर नहीं किया बोलते टाइम, अभी तो आपने प्रॉपरली बोला है मेरे ख्याल से, और बहुत पेशेंटली मुझे लगता है आपने क्वेश्चन पूछा है। तो ये आपका मेरे ख्याल से थोड़ा सा सेल्फ इनहिबिशन है, वो आपके दिमाग में एक ब्लॉकेट बन गया है। उसका एक ही तरीका है कि आप थोड़ा ज्यादा मॉक्स प्रैक्टिस करिएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस आदित्य, बढ़ेगा। बहुत नॉर्मल सी चीज है, कोई सोहम जी प्रॉब्लम हम नहीं नोट है। कर लेते हैं इस बात को। आदित्य तुम क्या करो ना कि कितने मार्क्स आए थे उस इंटरव्यू में आपके? सर लोवेस्ट ही थे सर, मतलब 41 ठीक है नंबर। आदित्य, क्या करो ना, पहली चीज तो जैसे अभी यहाँ बात कर रहे हो ना, कामली बहुत कंपोज होकर के बिना दबाव में आए हुए, क्योंकि दबाव में आने की वजह से चीजें होनी स्वाभाविक हो जाती हैं, थोड़ा बढ़ जाता है। तो क्या करो, हम तुम्हारे साथ ज्यादा एक से ज्यादा मॉक की एक बार कर लेंगे, और वहां पे तुम लंबे सेशंस में बात करना, समय लेकर के बात करना, तो वही रिपीट कर देना जाकर के वैसे। सर और इन्हें जैसे देते हैं सर, ये वाले मॉक देते हैं जो सर रिकॉर्ड होते हैं, तो इस कारण से सर मॉक देना भी मैंने बंद कर नहीं दिया था, क्योंकि अरे नहीं, रिकॉर्ड वो होते छोड़ हैं दो, तो वो कोचिंग में जाने की अजीब लगता है। जरूरत नहीं है। शुभम जी हैं, मैं हूँ, कुछ और ऑफिसर्स होंगे, उनको लाएंगे, और कोई रिकॉर्डिंग तुम्हारे लिए एक रिकॉर्डिंग हो सकती है, तुम करना चाहना तो अपने एंड से रिकॉर्ड कर लेना, प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। तनाव मत लो, तुम क्या करना कि पर्याप्त प्रैक्टिस कर लेना, ताकि ये समस्या वहां रहे नहीं, पहले से तुम तैयार रहो कैसे खेलना है, ठीक है। डोंट वरी, ये समस्या छोड़ दो, वी विल फिक्स इट, है ना शुभम जी? ये समस्या है ही नहीं। एग्जैक्टली, मैं बस यही कहना चाहता हूँ आदित्य कि आपकी समस्या है ही नहीं, क्योंकि आप यहाँ बात कर पा रहे हो ना। आपने 30-40 लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, उनके सामने आपने बोलने की कोशिश करी, बस दैट्स सफिशिएंट। ये कोई समस्या नहीं है। आप पहली बात तो, सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए, ये समस्या है नहीं, ये समस्या है ही नहीं, ये समस्या आए ना इसके लिए पहले से ही थोड़ा सा, ये समस्या है नहीं एक्चुअली, हाँ। लेकिन आ सकती है तो इसके लिए तैयारी कर लेंगे, ठीक ठीक, डोंट वरी, है ना। और कोई मित्र? थैंक यू। एनीवन एल्स? हो गया सबका? ठीक है, फिर मिलेंगे किसी दूसरी थीम के। सर हाँ बोलो। सर मेरे एक सवाल था कि आप एक परफॉर्मा दे दीजिए कि आप कह रहे हैं कि आप मतलब जो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद तो आप वो डिटेल वाला करेंगे ही, उससे पहले कि मतलब वो टाइम बहुत कम मिलता है ना उसके बाद, तो इससे पहले कि आप एक परफॉर्मा दे दीजिए जिसके हिसाब से हम अपने आप को ग्रूम कर लें इन दिनों। अगर होता है तो ठीक है, आगे जाएंगे, अगर नहीं होता है तो वापस से बैक टू। सोम जी क्या सोच रहा हूँ कि यूपीपीसीएस के लिए भी जो डेफ टू यूपीएससी का होता है, क्योंकि उसमें डिटेल सब कुछ होता है और सवाल जनरली वहाँ भी उसी लाइन पे पूछे जाते हैं, करंट अफेयर को छोड़ करके, तो वो फॉर्म दे देंगे सबको। जब रिजल्ट आ जाएगा तो वही हम ले लेंगे, तो जिन लोगों का भी इंटरव्यू रहेगा उसी आधार पे हम उनसे सवाल पूछेंगे, और उसके पहले वो लोग थोड़ा उस पर तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो हमने शुरुआत की है थीम वाइज कि करंट और कंटेम्प्रेरी इशूज थेमेटिकली हम डिस्कस कर सकें, जैसे आज स्पोर्ट हो गया, हम किसी दिन सवाल पूछ लेंगे गवर्नेंस पे, या फिर भारत में जो एक हिसाब से भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है ना अभी भारत, और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। विकसित भारत का जो थीम है कैसे हो सकता है, या फिर स्वच्छता वाला जो माहौल चल रहा है, उत्तर प्रदेश किस तरीके से भारत का टॉप लीडर स्टेट बन सकता है, उत्तर प्रदेश में किस तरीके की गवर्नेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड, इस तरीके के जितने भी आयाम है, या इवन ट्रेड वार है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि है, विश्वगुरु वाली जो बात है, इन सभी थीम्स पर हम बात करेंगे। थीम्स पर बात करना मुझे लग रहा है शुभम जी ज़्यादा उपयोगी होगा, ज़्यादा डेप्थ में होगा, और सवाल जवाब की शक्ल में जैसे आज हमने किया।
आपके भी उसमें सवाल होंगे, लेकिन लास्ट में होंगे, आपके सुझाव भी होंगे। आप कमेंट में वहाँ ग्रुप बना ही दिया है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको बताएं कि इंटरव्यू के लिए सेपरेट ग्रुप टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, और लगभग उसमें 250 विद्यार्थी हो चुके हैं जो मेंस अपीयर हैं। अपने ही आई थिंक एडमित्रे के ही जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं उनकी संख्या ही 250 से ज़्यादा है। तो अगर बाकी सभी प्रोग्राम पकड़ लें तो ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, तो वो सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और शुभम जी, कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स अगर देना हो या अगले सेशन के पहले, तो आप बता सकते हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क्स वही जो मेरा ओपनिंग रिमार्क्स था, फिर से मैं जो अभी बात कर रहे थे आशु जी की प्रोफार्मा आप स्वयं हैं। इंटरव्यू के लिए सबसे पहली चीज आपको जो पता होनी चाहिए वो अपने बारे में पता होना चाहिए। आप क्या हैं, आप क्या करते हैं प्रोफेशनली, इन जनरल। जब आप खाली रहते हैं तो क्या करते हैं, जब आप प्रोफेशनल वर्क करते हैं तो क्या करते हैं, या आपने किया क्या है, पढ़ाई क्या करी है, खेला क्या है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर क्या किया है। मतलब आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट आपको पता होना चाहिए, ये चीज है। उसके बाद फिर करंट अफेयर्स वगैरह जो है वो तो हो रहता ही। मतलब बेसिकली सबसे पहला आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। यही इंटरव्यू की प्रिपरेशन है, यही काम आता है हमेशा। तो स्वयं को जानो, बहुत पहले से लोग कहते रह रहे हैं, है ना। तो दर्शन के सिवाय इसका इंटरव्यू में भी बड़ा उपयोगिता है, कर लेना। अगले सेशन में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। शुभम जी, आपका बहुत तहे दिल से आभार, इतना समय निकाला आपने। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुना पेशेंटली सब लोग बनाए। शुभ रात्रि, सबका खैर।